नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का संपूर्ण इतिहास सन 1947 से अभी तक यानी 2024 तक हम जानेंगे कि बांग्लादेश में क्या कुछ घटित हुआ और इसके इतिहास में क्या कुछ दफन है। अब आप कहेंगे कि बांग्लादेश नाम का जो देश है वो तो अस्तित्व में ही साल 1971 में आया, उससे पहले का इतिहास आप कहां से पढ़ाएंगे। जब मैं कह रहा हूं कि 1947 से मैं आपको इतिहास बताऊंगा, तो 1947 से मैं किसका इतिहास आपको बताऊंगा। बांग्लादेश नाम का देश तो साल 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से लिबरेट हुआ उसके बाद अस्तित्व में है। तो आप सभी ये बात जानते हैं कि साल 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आज तीन अलग अलग देशों के नाम से जानी जाती हैं पॉलिटिकल एंटिटीज, ये तीनों एक ही पार्ट हुआ करते थे और एक ही पॉलिटिकल यूनिट हुआ करते थे, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। आप ये मैप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो येलो वाला क्षेत्र नजर आ रहा है ये ब्रिटेन के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, और ये जो पिंक या वॉयलेट कलर है, जो हल्का पिंक कलर आपको नजर आ रहा है, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। यहाँ पे राजा रजवाड़ों का रूल हुआ करता था, लेकिन उनके ऊपर भी अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो ब्रिटेन का हुआ करता था। तो ये जो सारा क्षेत्र आपके सामने नजर आ रहा है पूरे मैप में, ये ब्रिटिश इंडिया था, एक यूनाइटेड इंडिया था। लेकिन साल 1947 में आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी कि जिन जिन क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मेजोरिटी में है, उस क्षेत्र को एक अलग कंट्री बनाया जाए, सेपरेट होमलैंड बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए, और एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए। तो देश का विभाजन हुआ। जब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ के जा रहे थे तो उस समय उन्होंने देश का बंटवारा किया। तो मुस्लिम्स की जो आबादी थी वो इन दो क्षेत्रों में ज्यादा थी। इधर वाला क्षेत्र जो आज के समय पाकिस्तान कहलाता है, और इधर वाला बंगाल का क्षेत्र जो उस समय जब बंटवारा किया गया था तो ईस्ट पाकिस्तान कहलाया। तो पाकिस्तान दोनों तरफ था, भारत बीच में था। इधर वाले पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान और इधर वाले पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि ये भारत के ईस्ट में था, ये भारत के वेस्ट में था। अब आज के समय ये ईस्ट पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना है। तो साल 1947 से 1971 के बीच जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बांग्लादेश की, तो वो ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री होगी, क्योंकि बांग्लादेश उस समय इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता था। और 1971 के बाद का जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो बांग्लादेश का इतिहास पढ़ेंगे, और बांग्लादेश कैसे फॉर्म हुआ उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 1947 से 2024 तक बांग्लादेश के इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ। अब आप कहेंगे कि 1947 से पहले का इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहे। उस इतिहास को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब प्राचीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ये सारा हिस्सा था तो भारत का ही हिस्सा। तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री में जिसमें हम ब्रिटिशर्स का भी रूल पढ़ते हैं, तो वो सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि बंगाल में उस समय क्या हुआ, कौन कौन सी डायनेस्टीज ने रूल किया और कौन कौन से क्षेत्रों पे क्या कुछ चल रहा था। तो वो सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे साल 1947 और उसके ऑनवर्ड टाइम की। अब बात करते हैं सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंडिया की। साल 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। इस घटनाक्रम को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। मैंने इसमें डिटेल में बताया है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, रीजंस क्या थे, इसकी लीगेसी क्या है, बंटवारे के दोषी कौन कौन लोग हैं, तो वो सब चीजें हमने डिस्कस करी। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि जब साल 1947 में भारत आजाद होने वाला था ब्रिटिशर्स के हाथों, और ये तय हो चुका था कि अब भारत को आजादी मिलने वाली है, तो ये भी बात तय हो चुकी थी उस समय कि उस समय एक देश को आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनेंगे, एक बनेगा इंडिया और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे एक बड़ा रीजन था, काफी लंबा बैकग्राउंड था। क्योंकि जब 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर, यूनाइटेड इंडिया के ऊपर रूल किया, तो उन्होंने फूट डालो राजगुरु की नीति को अपनाया। उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो टेंशन थी, थोड़े बहुत स्ट्रेस थे, जो भी चीजें थी, उसका फायदा उठा के रिलीजियस टेंशन को बढ़ाया और रिलीजियस टेंशन को इंटेंसिफाई कर दिया। और इस कदर कर दिया कि मुस्लिम्स में, जो मुस्लिम्स की सबसे बड़ी पार्टी थी भारत में उस समय, जो दो बड़ी पार्टी थी, एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ये सभी लोग। तो ये चाहते थे कि इंडिया यूनाइटेड रहे। लेकिन मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी डिमांड थी कि एक सेपरेट होमलैंड बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए, एक सेपरेट कंट्री मिले उनको, जहां जहां पे क्षेत्र ऐसे हैं मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है, उन क्षेत्रों को
पाकिस्तान का पार्ट बनाया जाए और जहां पे हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है वो हिंदुस्तान के पास रहे। ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था और ये बात उसने कही। उसको ऐसा लगता था कि वो हिंदू मेजोरिटी वाले कंट्री में, जो भारत में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदू थी, तो उसमें वो मार्जिनाइज फील कर सकता है। वो अपनी पॉलिटिक्स को भी चमकाना चाहता था और उसके अपने रीजंस थे, जो भी रीजंस थे उसको जो लगता था उसके हिसाब से उसने अलग देश की डिमांड कर ली। अब इसको मैंने यहाँ पे सेपरेटली आपको पढ़ाया है, सारी बातें बताई हैं कि क्या कुछ उस समय घटनाक्रम हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग्स ने कई सारी मीटिंग्स करी, कई सारे निगोशिएशंस किए गए। निगोशिएशंस कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे और अल्टीमेटली 3 जून 1947 को भारत की आजादी से तकरीबन 2 महीने पहले एक पार्टीशन प्लान अनाउंस किया गया। उस पार्टीशन प्लान में यह कहा गया कि एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाएगा, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज का, वो उसका पार्ट बनेंगे। उसकी बाउंड्री तय करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया ब्रिटेन से, जिसका नाम था रेडक्लिफ। ये रेडक्लिफ भारत में कभी आया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर जो है तय करे और वो आज भी आप सभी जानते हैं कि उसमें कई सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। और इस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज को बहुत जल्दी से जिस तरह से बना दिया कि इसके इधर भारत रहेगा, इधर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उस तरफ मुस्लिम्स रहेंगे और पाकिस्तान बनेगा, और उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें आगे भी चल के आई। लेकिन अल्टीमेटली इसने बाउंड्रीज तय कर ली और बाउंड्रीज तय करने की वजह से 2 देश बनाए गए। एक बनाया गया सेक्युलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत की उस समय की सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा था कि भारत एक हिंदू रिपब्लिक है, लेकिन पाकिस्तान की उस समय की हुकूमत ने और मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। और पाकिस्तान की जो बनने की कहानी है उसके पीछे का कारण ही क्या है कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए मुस्लिम्स के लिए। भारत में उस समय ऐसा नहीं था कि हिंदुओं के लिए सेपरेट कंट्री चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान बना था एक इस्लामिक रिपब्लिक और भारत बना था एक सेक्युलर रिपब्लिक। इस तरीके से चीजें थी, क्योंकि भारत में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम 2 ही रिलीजन नहीं है, और भी रिलीजन है, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तमाम तरीके के यहाँ पे रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में भी हैं ये सारे रिलीजन, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन वहां की जो सरकार बनी उसमें उस सरकार का जो झुकाव है, उसमें जो नीतियां बनती हैं वो इस्लाम के लॉज को ध्यान में रखते हुए बनी हैं। और ऐसा आपको इस वीडियो की बहुत सारी पॉलिटिकल जो चीजें आएंगी, मोमेंट्स आएंगे, उसमें आपको पता भी चल जाएगा। अब बात आती है कि ये पार्टीशन प्लान तो बन गया, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उसके जो दाग हैं, उसके जो स्कार्स हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पंजाब में जाके लोगों से पता करिए, आप बंगाल में जाके लोगों से पता करिए, और आप वहां से हैं तो आप अपने दादाजी से, उन लोगों से पूछे कि उस समय देश की स्थिति क्या थी। विश्व इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन उस समय हुआ। तकरीबन 10 से 15 मिलियन लोग जो हैं वो एक क्षेत्र से दूसरी तरफ माइग्रेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि इधर जो है वो इस्लाम का रूल होना था, इस्लामिक कंट्री बनना था। ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये लोगों को ऐसा लगता था ऑब्वियसली कि ये हिंदू बहुलकता वाला देश है, मेजोरिटी में यहाँ हिंदू होंगे तो इस देश में हिंदू सुरक्षित होंगे, ये एक बेसिक बात थी। और यहाँ पे सिख, यहाँ पे क्या है, सुरक्षित होंगे, ये बात थी। और हिंदू मुसलमानों के बीच में टेंशन भी बहुत थी उस समय दंगे भी हो रहे थे। तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पे हिंसा हुई। तो वहां के हिंदू और सिख भारत की तरफ भाग के आए, पंजाब की तरफ, भारत के पंजाब की तरफ। और भारत के पंजाब से इसी हिंसा को रिटेलिएट करने के लिए, इसका बदला लेने के लिए यहाँ के मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हुआ, तो वो वहां भाग के गए। ऐसा ही बंगाल में हुआ कि बंगाल के जो हिंदू थे वो वेस्ट, इधर बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान से भारत की तरफ भागे। और जो वेस्ट बंगाल है भारत का आज के समय का, और आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां पे मुस्लिम्स की आबादी थी और जो भयभीत थी कि उनके खिलाफ हिंसा हो सकती है, वो भागी बांग्लादेश की तरफ यानी ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। तो ये इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ। ये अगस्त महीने का मैप है, आप देखिएगा। उस समय कश्मीर भारत का पार्ट नहीं बना था, हैदराबाद नहीं बना था, जूनागढ़ नहीं बना था। ये रियासतें बाद में भारत का पार्ट बनी। आप सभी को पता होगा कि कश्मीर कैसे बना, जूनागढ़, हैदराबाद कैसे बने। ये कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसको हम सेपरेटली कभी डिस्कस करेंगे। अब ये माइग्रेशन जब हो रहा था तो इसको ढंग से मैनेज नहीं किया गया। इसकी वजह से जो हिंसा हुई और जो मारकाट मचाई गई, रिलीजियस जो फेनेटिक्स थे उन्होंने, उसकी वजह से तकरीबन 2 मिलियन लोग मारे गए, 20 लाख लोग मारे गए इस माइग्रेशन के दौरान।
और ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं स्केरियस्ट मोमेंट था इतिहास के पन्नों में। आप कह सकते हैं कि भारत जब आजाद हो रहा था तो आजादी के साथ साथ हमें ये दुख भी मिल रहा था कि हमारे लोग दोनों तरफों से मर रहे थे। क्योंकि आप अगर कहें दोनों तरफों से, क्यों? क्योंकि ये सारा था तो भारत ही, भारत पाकिस्तान ये तो बाद में बना है, लेकिन सब लोग जो है वो दोनों तरफों से मरे। इतने लोग मरे, पार्टीशन हुआ, इतने लोगों को ट्रेनों में ऐसे करके, इस तरीके की स्थिति थी कि ट्रेन से लोग इस तरीके से भर भर के आ रहे थे और उसमें कई लोग तो मुर्दा भी थे। इन ट्रेनों में लाशें आ रही थी, लाशें काट काट के लोगों को ट्रेनों में भेजा जा रहा था एक तरफ से दूसरी तरफ बॉर्डर पार। ये हमारे उस समय के पार्टीशन की कहानी है। अब पार्टीशन के बाद बन गए थे दो देश, एक था भारत या इंडिया और एक तरफ था पाकिस्तान, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, इधर वेस्ट पाकिस्तान और इधर ईस्ट पाकिस्तान। अब हम ईस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं साल 1947 से 71 के बीच में। ऑब्वियसली इस समय की वेस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री भी हमें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेट हिस्ट्री तो है नहीं, पॉलिटिकली तो ये दोनों देश उस समय एक ही थे। तो इनकी हिस्ट्री को हम देखेंगे और जानेंगे कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना। 1971 तक बांग्लादेश बनने की कहानी में क्या कुछ कंट्रीब्यूट करता है कि इनको, ईस्ट पाकिस्तानियों को वेस्ट पाकिस्तानियों से अलग होना था, एक अलग देश बनाना था, उसकी कहानी क्या है, तो वो डिस्कस करेंगे। तो उसके पीछे आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा। तो आज के समय तो ये है स्थिति, ये है पाकिस्तान, ये है भारत और ये है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश कैसे बना, उसके पीछे का एक लंबा बैकग्राउंड है और एक लंबी हिस्ट्री है, उस टेल को हम समझेंगे। 1947 से अगर 71 के बारे में बीच में बात करें, तो अगर इस पाकिस्तान या बांग्लादेश की कहानी को हम देखें तो उसमें एक स्ट्रगल है, उसमें आइडेंटिटी को लेकर एक संघर्ष है, इंडिपेंडेंस की डिमांड है और बहुत सारी चीजें हैं। वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया, ईस्ट पाकिस्तान बन गया, तो एक चीज हमें पता चलती है कि इधर वाला जो वेस्ट पाकिस्तान है और इधर वाला जो ईस्ट पाकिस्तान है, दोनों में समानता क्या है कि दोनों में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, मुस्लिम्स है। ये बात तो ठीक है, लेकिन दोनों के अंतर क्या क्या है? अंतर बहुत सारे हैं, भाषा में बहुत सारे अंतर हैं। इधर जहां पे उर्दू बोली जाती थी, सिंधी बोली जाती थी और दूसरी भाषाएं बोली जाती थी, उधर यहाँ पे बांग्ला भाषा बोली जाती थी। तो बांग्ला और उर्दू, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट था। भाषा को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के लोग बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आप जानते हैं कि भाषा को लेकर भारत में भी कई सारे तनाव रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स की मांग हुई है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन स्टेट्स के लिए आप पता है ना, भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स की डिमांड हुई है। उसी तरीके से जो एक नेशनल लैंग्वेज होती है, वेस्ट पाकिस्तान की जो हुकूमत थी वो चाहती थी कि उर्दू को नेशनल जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर किया जाए। उसके वजह से कई लोग नाराज थे, वेस्ट पाकिस्तान में भी नाराज थे। सिंधी लोग ओब्वियसली चाहते थे कि सिंधी भाषा को भी ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया जाए। ईस्ट पाकिस्तान में भी लोग नाराज थे कि उनको भी लगता था कि बांग्ला भाषा को भी देना चाहिए। कल्चर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी होना ही पर्याप्त नहीं था इन दोनों यूनिट का एक साथ रहने के लिए, और दोनों के बीच में भारत आ गया तो दोनों के बीच में डिस्टेंस भी थी और कल्चरल और एथनिकल डिफरेंसेस भी थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कई सारी दिक्कतें चल रही थी, पॉलिटिकल दिक्कतें चल रही थी। और बंगाली जो लोग थे जो इस पाकिस्तान में रहते थे, उनको मार्जिनलाइज फील करवाया गया पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली। अब यहाँ पे जो बांग्लादेश है, जो इस पाकिस्तान था, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में उतना नहीं था। गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन वेस्ट पाकिस्तान का ज्यादा था। वेस्ट पाकिस्तान की हुकूमत, जो मिलिट्री के बड़े पद थे, चाहे पॉलिटिक्स में बड़े पद थे, वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को मिलते थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की संख्या भले ही ज्यादा होती थी, लेकिन उनको उतनी सीटें नहीं मिलती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, उनकी भाषा को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। साथ ही बड़े मिलिट्री के पदों पर भी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का दबदबा था। वेस्ट पाकिस्तान में भी स्पेशली जो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उनका दबदबा ज्यादा था। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर रहा था, इकोनॉमिकली भी मार्जिनलाइज फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज के मामले में मान लीजिए, या ज्यादा प्रोडक्शन के मामले में मान लीजिए, जीडीपी के मामले में मान लीजिए, ये जो ईस्ट पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था ये ज्यादा तरक्की कर रहा था, ज्यादा जो है इसकी इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था। लेकिन अगर बात करें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इनको इतना पैसा नहीं मिलता था, वो पैसा जो है वो ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान में चला जाता था। तो इन चीजों की वजह से इनके बीच में
टकराव तो शुरुआत से ही था। तो अर्लियर ईयर्स की हम बात करते हैं, अर्ली ईयर्स और डिसकंटेंट्स की अगर बात करें 1947 से 58 के बीच की, तो उस समय की बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि भारत में 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई थी, संविधान सभा, संविधान बनाने के लिए, और संविधान बन भी गया था 1949 में हमारा नवंबर महीने में, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी, लेकिन वो संविधान बना पाई कब? 1956 में। पाकिस्तान में 3 संविधान बने, एक 1956 में बना, फिर एक 1962 में बना, फिर एक 1973 में बना। तो ये चीजें जो हो रही थी, पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी डेवलप हो ही नहीं पाई, कंटिन्यूसली वहां पे दिक्कतें चल रही थी, और उन दिक्कतों को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि शुरुआत में ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज मिल रहा था वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में। क्यों? जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज्यादा था, ईस्ट पाकिस्तान जो है तरक्की में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन उनको उतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो ये चीज थी। ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन पॉलिटिकली मार्जिनलाइज किया जा रहा था कि गवर्नमेंट पोजीशंस और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो वेस्ट पाकिस्तानियों के द्वारा डोमिनेट की जा रही थी। तो ये सब चीजें जो हो रही थी, जिसकी वजह से एक ऐसा बीज बो दिया गया था, ऑब्वियसली बीज अंदर ही अंदर पनप रहा था कि दोनों के बीच में टकराव तो है। ये चीजें हो रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, और पाकिस्तान को फाउंड करने में, पाकिस्तान की फाउंडेशन में सबसे बड़ी भूमिका थी उस व्यक्ति की, उसका ओरा था। उस व्यक्ति ने ईस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक दौरा किया। ऑब्वियसली 1947 में देश आजाद हुआ था और 1948 में उसकी मौत भी हो गई थी, लेकिन उर्दू को उसने नेशनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से कई लोग नाराज थे। वेस्ट पाकिस्तान में जो पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलूची ये भाषाएं बोलने वाले लोग थे, वो चाहते थे कि उनकी भाषाओं को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, लेकिन उर्दू को ज्यादा महत्व मिलता था मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम में। उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान में तो ये लोग थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली स्पीकिंग लोग थी, जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की, वो बंगाली भाषा बोलती थी, और वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी। वो चाहती थी कि बंगाली भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए अलोंग विद उर्दू। उन्होंने ये नहीं कहा कि उर्दू को नहीं मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि उर्दू को ठीक है रखो ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन साथ में बंगाली को भी रखो। लेकिन इस बात को नहीं माना गया। और माना क्यों नहीं गया? कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो उनकी लीडरशिप की गवर्नमेंट में जो लीडरशिप में लोग थे, उनका यह मानना था कि एक देश और एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो देश में यूनिटी रहेगी। लेकिन वो विविधता को नहीं समझ पा रहा था उस समय, और उस विविधता को ना समझने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जो सरकार है, उनको बंगाल की तरफ से काफी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। ढाका में फरवरी 1952 में एक बड़े प्रोटेस्ट हुई। ये डिमांड की गई कि बंगाली भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। बंगाली भाषा आप जानते हैं भारत की भाषाओं में भी है, और वेस्ट बंगाल में और क्षेत्रों में बोली जाती है, और भारत के संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उन भाषाओं में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान में उस समय संविधान लिखा नहीं गया था, ऑफिशियल भाषा की बात हो रही थी, सिर्फ उर्दू को महत्व ज्यादा दिया जा रहा था। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। यहाँ पे पुलिस ने ओपन फायरिंग की, कई लोगों को मारा भी, प्रोटेस्टर्स को मारा, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स को ये लगने लग गया कि हमारी सरकार तो हमारा ही दमन कर रही है। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये लगने लग गया कि उर्दू को हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है। इसके लिए ये एक जो है अपनी भाषा के लिए ये एक इंपॉर्टेंट आंदोलन भी करते हैं। फिर पॉलिटिकल इश्यूज की अगर हम बात करें, शुरुआती समय में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम घोषित किया गया। कायदे आजम यानी कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे ऊपर व्यक्ति ये बना। लियाकत अली को कायदे मिलेट बनाया गया, एक तरह से प्रधानमंत्री जैसा पद था। लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना अर्ली टाइम में पाकिस्तान की दो महत्वपूर्ण लीडर थे। फिर उसके बाद बात यह है कि अब संविधान अभी तक लिखा नहीं गया था, तो जिन्ना जो है वो गवर्नर जनरल भी बने। गवर्नर जनरल जो कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया का जो सरकार थी, ब्रिटिशर्स जो है वो गवर्नर जनरल का पद यहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद वाइस रॉय का पद होता था, तो गवर्नर जनरल एक तरह से बनाया गया। तो और उनका रोल इंपॉर्टेंट था शुरुआती समय में पाकिस्तान के इतिहास में। तो मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था पाकिस्तान की अर्ली हिस्ट्री में। जिन्ना की डेथ हो गई 1948 में। 1948 में जब डेथ हुई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान जो है, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, उनके हाथ में पावर आई। अब लियाकत अली जो है वो थोड़े मॉडरेट लीडर थे, और उनका मानना था कि इस्लामिक स्टेट तो रहेगा, ऑब्वियसली हमारी फाउंडेशन ही एक कंट्री के तौर पे इसी तरह रखी गई है कि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं,
लेकिन साथ में उसका ये भी मानना था कि एक सेक्युलर स्टेट भी होना चाहिए, बाकी रिलीजन जो है उनको भी हम थोड़ा सा उनके प्रति भी उदार रहेंगे। दूसरी बात, वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो है सपोर्टर थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये उनकी जो है पॉलिटिकल विचारधारा थी। अब लियाकत अली का असैसिनेशन कर दिया गया कई जो अपोजिशन के लोग थे उनके द्वारा 1951 में। क्यों किया गया? क्योंकि वो व्यक्ति भारत के खिलाफ वॉर नहीं करना चाहता था, और उसके जो विरोधी थे वो भारत के खिलाफ वॉर क्यों करना चाहते थे? उस समय कश्मीर इशू ऑब्वियसली राइज हो चुका था, आप जानते हैं 1947 से ही राइज हो चुका था कि कश्मीर किसका पार्ट बनेगा, और कश्मीर भारत का पार्ट बना, और तब से 1947 में एक युद्ध लड़ी चुका था। भारत आज़ाद होने के तुरंत बाद और पार्टीशन के तुरंत बाद जो नया देश पाकिस्तान बना था उसके साथ हमारा वॉर भी हो गया कश्मीर इशू को लेकर। और लियाकत अली ने 1951 में मना कर दिया कि वो भारत के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेगा, तो इसकी वजह से लियाकत अली का असैसिनेशन हो गया, और इसकी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं एरा की शुरुआत हो गई, जो कि था पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर, पॉलिटिकल केओस का दौर। अब नए नए लीडर जो थे, जो पावर में आने वाले थे, उनके हाथ में बागडोर आने वाली थी, जिनकी सारी बातें सुनी नहीं जाने वाली थी। लियाकत अली और जिन्ना, जो कि दो शुरुआती लीडर थे जो देश को संभाल सकते थे, उन दोनों का अब अंत हो चुका था, उनकी मौत हो चुकी थी। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो दौर था उसमें म्यूचुअल सस्पिशंस और पॉलिटिशियंस जो है वो आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते थे, अपने पर्सनल गेन और अपने एथनिकल और प्रोविंशियल लॉयल्टीज को ध्यान में रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। कोई पंजाबी है तो वो पंजाबियों के हितों के लिए काम कर रहा है, बंगाली है तो बंगालियों के हितों के लिए काम कर रहा है, सिंधी है वो सिंधी के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। तो उस समय संविधान कैसे बनेगा जब सभी लोग एक पेज पे ही नहीं है, सब एक ही तरीके से सोच ही नहीं रहे हैं? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा है, वो क्या काम कर पाएगी? और उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ये फियर भी था कि पंजाबियों की डोमिनेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है ये शुरुआती समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली 2 या 3 सालों में लिखा जाना चाहिए था, वो नहीं कंप्लीट हो पाया। ये चीजें यहाँ पे चल रही थी। फिर उसके बाद लियाकत अली की तो यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन कर दिया गया था लियाकत अली की। तो उसके बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन, जो कि एक कंजर्वेटिव बंगाली थे, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ऐसा नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया था कि ईस्ट पाकिस्तान जो था, या ये बांग्लादेश आप आज का कहते हैं, उसको मार्जिनलाइज किया गया, पॉलिटिकली बड़े पदों पे उसको नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं दिया गया, उसके कुछ प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ईस्ट पाकिस्तान के जो बंगाली थे कुछ, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, लेकिन उनके पास सिग्निफिकेंट पावर कभी नहीं रही। प्राइम मिनिस्टर रहे ये ख्वाजा निजामुद्दीन, और गुलाम मोहम्मद जो हैं, जो कि एक पंजाबी सिविल सर्वेंट थे, वो गवर्नर जनरल बन गए। अब ख्वाजा निजामुद्दीन जो है वो बंगाली क्षेत्र जो था या ईस्ट पाकिस्तान जो था उसको थोड़ी ऑटोनॉमी देना चाहते थे, कुछ इसी तरीके की ऑटोनॉमी देना चाहते थे जैसे कि धारा 370 के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर को मिली। एग्जैक्टली वैसी नहीं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ऑटोनॉमी देना चाहते थे, उस तरीके से कुछ स्पेशल अधिकार देना चाह रहे थे। और ये चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रखे, और वहां पे सरकार, वहां का जो चीफ मिनिस्टर बने, उसके पास सिग्निफिकेंट पावर हो, उसके पास वो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस में ना रहे, वेस्ट पाकिस्तान उसके ऊपर अपना दबदबा ना बनाए। ये चीज बंगालियों की हमेशा से डिमांड थी, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की हमेशा से डिमांड थी, तो वो ये चीज चाहते थे। तो इस चीज से डिससेटिस्फाई होकर गुलाम महमूद ने इस व्यक्ति यानी ख्वाजा नजीमुद्दीन को, जो प्रधानमंत्री थे, उसको डिसमिस कर दिया और मार्शल लॉ इंपोज कर दिया पंजाब में, और ईस्ट पाकिस्तान में डायरेक्ट सेंट्रल रूल इंपोज कर दिया। तो बेसिकली मार्शल लॉ की शुरुआत हो गई, और मार्शल लॉ का जो एरा शुरू हुआ पाकिस्तान में, वो आप जानते हैं कि कितना हुआ। आने वाले समय में अगर अब इसके बाद जब हम बात करते हैं 1950 के बाद की, तो उसके बाद मिलिट्री का कितना दबदबा रहा है। चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें और आगे चल के 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान में भी, और ईस्ट पाकिस्तान में जो आगे बांग्लादेश बना वहां पे भी मिलिट्री का कितना दबदबा रहा, कितने सारे मिलिट्री कू हुए। ये शुरुआत यहाँ पे 1950 से ही हो चुकी थी। भारत में आपको कभी मिलिट्री कू और ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली कि मिलिट्री का राजनीति में हस्तक्षेप कभी नहीं देखने को मिला, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसके बीच शुरुआत में ही बो दिए गई। तो ख्वाजा नजीमुद्दीन जो उस समय प्रधानमंत्री थे, और ये गुलाम महमूद जो मोहम्मद जो कि राइट में है उस समय राष्ट्रपति थे, इन्होंने इनको डिस्पोज कर दिया और हटा दिया प्रधानमंत्री के पद से, और मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। 1954 में
गुलाम मोहम्मद ने आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया, कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, और उन्होंने एक नई कैबिनेट बनाई और मोहम्मद अली बोगरा को नया प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उसको भी एक पपेट प्रधानमंत्री बनाया, उसके पास पावर नहीं थी। नई गवर्नमेंट जो थी उसमें कई लोग थे, कई की इंपॉर्टेंट रूलर लोग थे जो आगे चल के बड़े पदों पे रहे भी हैं, जैसे जनरल इकरार मिर्जा, जनरल सिकंदर मिर्जा, जनरल अयूब खान, जो आगे चल के दोनों ही आप जानते हैं कि देश की हुकूमत को आगे चलाएंगे, और आगे कैसे चलाएंगे वो आगे आपको देखने को मिलेगा। इनको कहा कि कंट्री को स्टेबलाइज करो और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की यहाँ पे बात की गई। जो पुराने अभी तक उसमें डेवलपमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको रफा दफा कर दिया गया। फिर फेडरल कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से, फेडरल कोर्ट यानी कि जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है वैसे ही पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, जिसमें बोगरा को रिप्लेस कर दिया गया। गुलाम महमूद की हेल्थ की इशू हो गए थे, हेल्थ डिक्लाइन हो गई थी, उसकी वजह से एक सिकंदर रजा को जो है गवर्नर जनरल बनाया गया 1955 में, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाई गई और वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर चुकी थी, उसमें चीजें चल रही थी। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए ईस्ट बंगाल में मार्च 1954 में, 1954 के मार्च महीने में 8 मार्च से 12 मार्च के बीच में ईस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे। मतलब एक प्रोविंशियल इलेक्शन या स्टेट इलेक्शन आप कहते हैं ना, वो हो रहे थे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था तो पाकिस्तान का पार्ट, लेकिन वहां पे भी जैसे भारत में आप उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं, बिहार के चुनाव होते हैं, वैसे वहां पे भी तो चुनाव होते ही थे। तो उन चुनावों में यूनाइटेड फ्रंट कोलिशन ने अपनी सरकार बनाई। यूनाइटेड फ्रंट कोलिशन में कौन कौन सी पार्टीज थी? एक तो थी आवामी लीग, जो कि आज के समय बांग्लादेश की एक मेजर पार्टी है, और उस समय आवामी लीग के लीडर थे हुसैन सईद सोहरावाड़ी, जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर थे ईस्ट बांग्लादेश के, ईस्ट पाकिस्तान के। और दूसरी तरफ AK फजुल हक, जिनकी कृषक श्रमिक समाजवादी पार्टी थी। इन्होंने मिल के एक कोलिशन बनाया, एक गुट बनाया, और उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो उस चुनावों में 237 में से 223 सीटों पे ये लोग जीत गए। मतलब एक बहुत बड़ी जीत थी। इन्होंने मुस्लिम लीग को हरा दिया। तो यहां से ईस्ट पाकिस्तान में या कहीं बांग्लादेश में एक चीज आपको देखने को मिल रही थी कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस को रिजेक्ट कर रहे थे। उनका मानना था कि ये जो मुस्लिम लीग है ये तो वेस्ट पाकिस्तान की एक तरह से वकालत करती है, इसके जो लीडर हैं वो तो वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेंस को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया, और ये आवामी लीग और KSSM जो डी पार्टी थी, इसके साथ के जो यूनाइटेड फ्रंट कोलिशन था उसको सपोर्ट किया, और उसमें उनकी पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये इंपॉर्टेंट पार्टी थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल जो गुलाम महमूद था, उसने जो यूनाइटेड फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर दिया, कह रहा है कि हम इस सरकार को मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ईस्ट पाकिस्तानियों का दबदबा था। ईस्ट पाकिस्तान की जो बंगाली ऑटोनॉमी को प्रमोट करने वाले लोग थे वो थे सब, तो उन लोगों को इन्होंने खारिज कर दिया। चीफ मिनिस्टर बना दिया गया था अब AK फजलुल को, लेकिन ये सब चीजें जो है वो निरर्थक गई। बेसिकली इस चुनाव में हुई लोगों के जो मतदान थे उसका अपमान किया गया। इतने लोगों ने मिलकर अपनी सरकार चुनी और उस सरकार का अपमान किया गया, उस सरकार को हटा दिया गया। अब यूनाइटेड फ्रंट की जो विक्ट्री थी वो शॉर्ट टर्म थी, एक तो वैसे ही कि उसको हटा दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ ये जो कोलिशन था ये भी कोलैप्स कर गया। क्यों कर गया कोलैप्स? क्योंकि सबके अपने अपने हित थे, अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। वहां पे AK फजलुल था, या फिर आप ये कह सकते हैं ये जो अवामी लीग थी, इन पार्टियों के बीच में ही कुछ मतभेद हो गए, तो ये कोलिशन खत्म हो गया। फिर उसके बाद साल 1954 में अयूब खान जो है वो मिलिट्री टेक ओवर करता है। 1958 में मिलिट्री टेक ओवर जब करता है अयूब खान, 1954 से लेकर 1958 के बीच में, अयूब खान जो है एक मिलिट्री लीडर था। आगे चल के ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री भी बनता है, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ कि मिलिट्री रूल इसने एस्टेब्लिश किया था, उसकी बात चल रही है। तो तब तक जो है ये जो कृषक श्रमिक दल और आवामी लीग थी, इनके बीच में स्ट्रगल चल रहा था इस पाकिस्तान के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कंट्रोल को लेकर। आगे क्या हुआ? 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली यहाँ पे लिखा गया। मैंने क्या कहा था? पाकिस्तान में 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए, एक 1956 में,
एक 1962 में, एक 1973 में। और 1973 वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में अब बार बार जो है अलग अलग जो सरकारें आती हैं उसमें कुछ ना कुछ वो करती हैं, अमेंडमेंट वगैरह करती हैं। तो मतलब 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नया रिफ्रेम किया गया। तो 1956 वाला 1962 तक चला, 1958 तक चला था, 1958 में हटा दिया, फिर नया बना वो 1962 में बना, 1969 तक वो चला, फिर उसके बाद नया लिखा गया वो 1973 में लागू हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको यहाँ पे लागू कर दिया 1956 में। और उसके बाद इसमें बैलेंस बनाने के लिए कि वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में दिक्कतें, तनाव तो सबको नजर आ ही रहा था, अब कंप्लीटली तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो उसके लिए कहा गया कि वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंस कौन से, अब इस मैप में दिक्कतें हैं, आप सभी को पता है कि ये पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा जो उसे ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो हिस्सा है वहां पे उसने उस क्षेत्र को डाल रखा कहीं। लेकिन जो 4 क्षेत्र थे, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये जो 4 क्षेत्र हैं ये और ईस्ट पाकिस्तान, इन सभी को कहा कि ये एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंडर ही रहेंगे, इनको एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान 2 बन गए। एक बेसिकली कहा कि ये तो एक सिंगल यूनिट रहेगा, इधर वाला हिस्सा तो, और उधर ईस्ट पाकिस्तान है वो एक अलग हिस्सा रहेगा, 2 यूनिट बन गई। तो अब आप जानते हैं कि इतना बड़ा जो क्षेत्र है वेस्ट पाकिस्तान में, 4 प्रोविंस हैं, उनको एक साथ मिला दिया गया, तो क्या सुचारू रूप से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा? नहीं चल सकता ऑब्वियसली। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका काम क्या है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करे, जैसे फॉरेन रिलेशंस, मिलिट्री, इन चीज़ों के ऊपर उसके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दीजिए आप, फेडरल गवर्नमेंट कीजिए, तो उसके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, प्रोविंस के पास भी कुछ पावर होती है। लेकिन इन्होंने प्रोविंस जो थे उनको हटा दिया, उस कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया, और इन्होंने कहा कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह ही हम काम करेंगे। और ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 का, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, और इसमें यूनी कैमरल गवर्नमेंट बनाने की बात थी कि एक सदन ये सरकार बनेगी। उसके बाद 1962 में जो बना था, मैंने जैसा आपको बताया, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन था। यो अयूब खान और उसके अयूब खान के समय पे बना था, सॉरी। फिर उसके बाद अयूब खान की मृत्यु के बाद और याया खान की जो डिक्टेटरशिप है और मिलिट्री रूल है उसके कंट्रोल खत्म होने के बाद जो 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो द्विसदनीय, यानी 2 सदन जैसे हमारे होते हैं लोकसभा राज्यसभा, उसी तरीके के द्विसदनीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं तीनों। तो ये चीज देखिए कि 1956 में ये गाइडलाइन वगैरह तैयार की गई और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में बैलेंस बनाने की बात की गई, और इस तरह से किया गया कि वेस्ट पाकिस्तान एक यूनिट और ईस्ट पाकिस्तान एक यूनिट, और दोनों के ऊपर सरकार होगी, वो एक तरह से काम करेगी। वेस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट की तरह देखा जाएगा और ईस्ट को एक तरह से देखा जाएगा। ये चीजें यहाँ पे चल रही थी। अब यहाँ पे एक हाउस और 300 मेंबर्स की बात यहाँ पे चली गई, और इक्वल मेंबरशिप की बात हुई कि ईस्ट पाकिस्तान में भी इतनी सीटें और वेस्ट पाकिस्तान में भी इतनी सीटें रहेंगी, और 300 सीटें रहेंगी पूरे देश में। ठीक है, ये बातें रही। फिर सितंबर 1956 में हुसैन सईद सुरावाड़ी, जो कि आप जानते हैं आवामी लीग के लीडर थे, मैंने अभी आपको प्रोविंशियल इलेक्शन की जब बात कर रहा था 1954 की, तभी भी बताया था सुरावाड़ी की जो पार्टी थी आवामी लीग वो थी। ये बनते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सितंबर 1956 में। एक बंगाली व्यक्ति, ईस्ट पाकिस्तान का व्यक्ति है, वो 1956 के चुनावों में जीतने के बाद पाकिस्तान का क्या बना, प्रधानमंत्री बना। अब उसके पास इतनी पावर रहेगी या नहीं वो आप देखने वाली बात देखेंगे। अब उस व्यक्ति ने ईस्ट पाकिस्तान के स्टेटस का रेस्पेक्ट किया कि ठीक है, उसने उसका महात्मा गांधी के साथ भी एसोसिएशन था उसकी वजह से, फ्रीडम स्ट्रगल, और उसके बाद तो उसकी वजह से कई लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान में उसको रेस्पेक्ट करते थे। वेस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं उसको नापसंद करते थे। वो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का कभी भी क्या बोलते हैं सपोर्ट हासिल नहीं कर पाया। कौन? सईद सुरावाड़ी, जो कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा। आगे हटे वो कैसे हटे? उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को इंक्रीज करने की तरफ जोर दिया, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं उनसे नाराज थे। उन्होंने उस 1 यूनिट सिस्टम का भी विरोध किया जो वेस्ट पाकिस्तान में कहा कि इन्होंने सारे प्रोविंस को मिला के 1 यूनिट बना दिया। इन चीजों को भी इन्होंने जो है
इसका भी विरोध किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट है वेस्ट पाकिस्तान में, वो जो है अपने हितों को फुलफिल करने के लिए इस तरीके की चीज़ों को कर रही है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करी, जिसकी वजह से उनके कॉन्फ्लिक्ट हो गए और सिकंदर मिर्जा जो थे उन्होंने उसके साथ उनको हटा दिया 1957 में। तो प्रेसिडेंट ने प्रधानमंत्री को हटा दिया 1957 में। 1 साल का ही कार्यकाल रहा। सितंबर, 1 साल भी कहा, 1 साल से भी कुछ महीनों का, कुछ 7-8 महीने का कार्यकाल रहा हुसैन सईद सुरावाड़ी का। तो ईस्ट बंगाल के या ईस्ट पाकिस्तान के कुछ लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके पास पावर कभी नहीं आई। तो सुरावाड़ी की यह दौर चला। फिर अक्टूबर 1958 में प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान में, और 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो 2 साल पहले ही तो अस्तित्व में आया था, उसको एब्रोगेट कर दिया, उसको हटा दिया। कहा कि अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा जाएगा तब तक मार्शल लॉ रहेगा। तो ये 7 अक्टूबर 1958 को ये हुआ कि प्रेसिडेंट ने नया मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। तो ये मार्शल लॉ का जो दौर है वो चलता रहा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात चलने लग गई। 27 अक्टूबर को मिर्जा ने 12 सदस्यीय कैबिनेट बनाई, जिसमें अयूब खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और अयूब खान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद मिर्जा को ही लंदन भेज दिया एग्जाइल पे, कहा कि ठीक है अब आप जाओ, थोड़ा छुट्टी मना के आओ। इस तरीके की बातें हुई और मार्शल लॉ जो है वो 1962 तक चला। अयूब खान ने कई सारे पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स को रिप्लेस करके मिलिट्री ऑफिसर्स को वहां पे बिठा दिया और कहा कि हम जो करप्ट लोग हैं उनको हटा रहे हैं, करप्शन का सफाया कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें करके अयूब खान ने अपनी एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही यहाँ पे इम्पोज कर दी, अपनी लीडरशिप यहाँ पे उसने इम्पोज कर दी। तो ये अयूब खान है, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उसकी तस्वीर है। तो मोहम्मद अली जिन्ना के समय से ही अयूब खान मिलिट्री के बड़े पदों पे था, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बना और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बना। उसके बाद साल 1962 के मार्च महीने में अयूब खान ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे इम्पोज किया, दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसे लागू किया, जो कि प्रधानमंत्री की सारी पावरों को छीन लेता है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे जैसे अमेरिका में है, उस तरीके से गवर्नमेंट बनाने की इनकी सोच थी। एकदम एग्जैक्टली वैसे की नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बेसिक डेमोक्रेसीज वाला कॉन्सेप्ट निकाल के और इस तरीके से इन्होंने 5 टियर हायरार्की वाला सिस्टम निकाल के इन्होंने एक नया अलग तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ ने स्टैब्लिश किया। यहाँ पे पाकिस्तान को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और यह भी तय किया गया कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति होगा वो हमेशा मुस्लिम होगा और पाकिस्तान के जितने भी लॉ होंगे वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन होंगे। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के आधार पे ही ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामिक लॉज, शरीयत, इन सभी चीजों को साथ में लेके ही पाकिस्तान की सरकार चलेगी। इस तरीके से अयूब खान जो है पावर में आया, वो प्रेसिडेंट बना, उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया। ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है। तो 1958 के इस तख्ता पलट के बाद जब ईस्ट बांग्लादेशी या ईस्ट पाकिस्तानियों को साइडलाइन कर दिया गया, सैयद सुरावाड़ी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया, मिलिट्री लॉ लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, बेसिकली अयूब खान जो है वो पावर में आ गया। उसने पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिया, मिर्जा ने ही हटा दिया था राष्ट्रपति ने, और नया कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बना दिया। इस तरह से चीजें चली 1958 से 62 के बीच में, ठीक है। तो अयूब खान की ये तस्वीरें ये आपको देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ है और जॉन एफ कैनेडी के साथ हैं ये तस्वीरें। तो ये सब चीजें आप देख रहे थे, ये उस समय ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद आगे चल के ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था कि जो अवामी लीग के लीडर थे सुरावाड़ी, जो प्रधानमंत्री भी रहे थे पाकिस्तान के, उनकी मृत्यु हो गई साल 1963 में और उनकी जगह अब नया जो व्यक्ति आया था अवामी लीग की लीडरशिप को संभालने वाला, वो था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो कि आगे चल के बांग्लादेश के फाउंडिंग फाउंडर बनते हैं और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ये व्यक्ति जब लीडरशिप में आता है तो इसका मेन मकसद होता है ईस्ट पाकिस्तान के इश्यू को सामने लेके आना और ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी को फॉरफ्रंट नेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बनाना। बेसिकली नेशनल पॉलिटिक्स का मेन मुद्दा था ईस्ट पाकिस्तान की ऑटोनॉमी मुजीबुर रहमान के लिए। तो ये सब चीजें चल रही थी, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का राइज और दूसरी तरफ अयूब खान जो सेंटर में आया, पावर में आया, तो उसका और इसके बीच में कई टकरार थी।
और टकरारों को समझने के लिए यहाँ पे आप चीजें समझिए कि साल 1966 से 71 के बीच में जो इवेंट्स हुए उनको समझिए। साल 1966 में एक लाहौर कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आवामी लीग को लीड करते हुए मुजीबुर रहमान ने 6 पॉइंट जो है वो अनाउंस किए थे, 6 मांगे रखी थी पॉलिटिकली और इकोनॉमिक प्रोग्राम जो ईस्ट पाकिस्तान की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिप्रेजेंट करता था उसके लिए 6 पॉइंट दिए थे। अब 6 पॉइंट क्या क्या कहते थे उनको समझिए। पहला ये था कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होना चाहिए जो कि फेडरल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, ट्रू फेडरल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। और फेडरल पाकिस्तान या फेडरल गवर्नमेंट होने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक देश है, उसमें जितने ये जो प्रोविंस हैं या स्टेट हैं उनके पास अच्छी खासी ऑटोनॉमी होगी। फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ लिमिटेड जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर ही फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बोल सकते हैं। जैसे अमेरिका एक फेडरल है, फेडरल कंट्री है, वहां पे हर एक स्टेट के पास सिग्निफिकेंट पावर है, देश का अलग संविधान है और हर एक राज्य का अपना संविधान है। 50 राज्य हैं, 50 तरीके के उनके संविधान हैं और देश का संविधान तो है ही है। और उनकी ड्यूअल सिटीजनशिप भी है और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ड्यूअल पासपोर्ट वगैरह भी हैं। तो उस तरीके का सिस्टम रखना चाहता था कौन, ये 6 पॉइंट जो रखे गए थे आवामी लीग और मुजीबुर रहमान चाहते थे कि ये फेडरल स्ट्रक्चर बने। तो बेसिकली स्टेट्स जो हैं, जो प्रोविंस जो हैं, उनके पास अच्छी खासी स्वायत्तता हो, अच्छी खासी ऑटोनॉमी हो, अच्छी खासी सिग्निफिकेंट पावर हो, ठीक है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे मतभेद हो गया। अयूब खान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ड्राफ्ट करवाया था, वो किस तरीके की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता था, एक यूनियन गवर्नमेंट जिसमें पूरी तरीके से पावर जो है वो सेंटर के पास रहेंगी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। तो पहला ही आप देख पा रहे हैं कि मुजीबुर रहमान और अयूब खान के बीच में एक पहला ये पॉइंट हो गया जो एक दूसरे से असहमति है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर होनी चाहिए, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, की विदेश नीति और जो हमारी सुरक्षा है उसके ऊपर ही जो केंद्र सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो बात करेगी। उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर उनके अधिकार होने चाहिए सीमित, बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए प्रोविंस के पास। जितने भी फेडरल स्टेट्स होंगे या प्रोविंस होंगे उनके पास पावर होनी चाहिए, तो चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंस हो, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो, तो इनके पास पावर जो है वो इसी तरीके से होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई। तो पहले 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि दोनों जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से हैं वहां पे या तो आप 2 सेपरेट करेंसी इंट्रोड्यूस करो जो कि एक दूसरे में कन्वर्टेबल हो, कि बेसिकली ईस्ट पाकिस्तान में एक अलग मुद्रा चलेगी और वेस्ट पाकिस्तान में अलग मुद्रा चलेगी। बेसिकली यहाँ का रुपया अलग और यहाँ का रुपया अलग, ठीक है, जो एक दूसरे में कन्वर्ट होना चाहिए। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि ईस्ट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज किया जा रहा था उसके लिए ये पॉइंट इन्होंने रखा था। और इन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो सके कि हम एक ही देश में 2 तरीके की करेंसी नहीं लागू कर सकते, तो ऐसा करना कि ये इंश्योर होना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान की तरफ कैपिटल फ्लाइट नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारा पैसा तुम नहीं लेके जाओगे, हम जितना हमारे ईस्ट पाकिस्तान वाले हिस्से में यानी बांग्लादेश वाले हिस्से में जितना टैक्स कलेक्शन होगा, जितनी आमदनी होगी, वो सारा खर्चा ईस्ट पाकिस्तान पे ही होगा, वो पैसा वेस्ट पाकिस्तान में फ्लाइट नहीं करेगा, वहां नहीं जाएगा, ठीक है। साथ ही इन्होंने कहा कि एक सेपरेट बैंकिंग रिजर्व्स भी होने चाहिए, कि ईस्ट पाकिस्तान का बैंकिंग रिजर्व अलग, फिस्कल पॉलिसी भी अलग, मॉनेटरी पॉलिसी भी अलग और वेस्ट पाकिस्तान की अलग। ये तीसरा पॉइंट था। अब ये पॉइंट्स जिस तरीके के आपको नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अयूब खान इन पॉइंट्स को मानेगा? माना होगा उस व्यक्ति ने इस पॉइंट्स को, या वेस्ट पाकिस्तान की जो डोमिनेटिंग नेचर की गवर्नमेंट थी, जो डोमिनेट करना चाहती थी, वो कभी भी मानती ईस्ट पाकिस्तान की इन मांगों को? ऑब्वियसली नहीं। चौथा पॉइंट और देख लीजिए। चौथा पॉइंट उन्होंने कहा कि पावर ऑफ टैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो फेडरल यूनिट्स में होना चाहिए, कि ये जो राज्य सरकारें बनेंगी, पाकिस्तान तो अलग, लेकिन ये जो राज्य सरकार बनेगी जैसे ईस्ट पाकिस्तान में बन गई और वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंस में बन गई, उनके पास पावर होनी चाहिए कि वो कितना टैक्स लगाना चाहते हैं, क्या रेवेन्यू कलेक्शन करना चाहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कैसे बनाना चाहते हैं, ये उनके हाथ में होगी। हाँ, ये अलग बात है कि फेडरल गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा मिलेगा ताकि वो क्या कर सके, अपने एक्सपेंडिचर्स को सुनिश्चित कर सके। जैसे मिलिट्री में जो चीजें लगती हैं या फॉरेन अफेयर्स में जो चीजें लगती है उसके लिए हम पैसा दे देंगे, लेकिन फेडरल के पास इसका पावर नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट हुआ कि 2 सेपरेट अकाउंट्स होने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी, कि 2 विंग जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की जो विंग्स होंगी उनके बीच में 2 अलग अलग सेपरेट अकाउंट्स होने चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग कितनी है दोनों की,
तो उसके लिए भी अलग होना चाहिए, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए, इनका रेशियो होना चाहिए, ये सब चीजें उन्होंने कही। इंडिजीनियस ब्यूटी वगैरह, और उसके लिए कहा कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें हमारा हिस्सा मिले और तुम तुम्हारा रखो। छठा पॉइंट था कि ईस्ट पाकिस्तान शुड हैव सेपरेट मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट पाकिस्तान की अपनी सेपरेट मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, उनके यहाँ पे नेवी हेडक्वार्टर्स होना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान में, ये सब चीजें करी। ये 6 पॉइंट देखिए आपको जिस तरीके के लग रहे हैं, इसमें कितना क्लियरली मेंशन है कि ईस्ट पाकिस्तान को चाहिए पूरी ऑटोनॉमी, पूरा अधिकार चाहिए, एक लगभग सेपरेट कंट्री की तरह अधिकार चाहिए थे अवामी लीग को। मुजीबुर रहमान ने जो 6 पॉइंट रखे, इनमें क्लियरली एक बात नजर आ रही थी कि उनको चाहिए पूरी ऑटोनॉमी, पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी। तो ये जो 6 पॉइंट थे, ये ग्रेटर ऑटोनॉमी की जो बात कर रहे थे इस पाकिस्तान की, ये कॉन्फ्लिक्ट करते थे अयूब खान के विजन से। अयूब खान चाहता था कि एक पूरा नेशनल इंटीग्रेशन रहे, ईस्ट और वेस्ट कुछ नहीं होता, पाकिस्तान होता है। उसके हिसाब से ये था कि हम एक सरकार रहेगी, एक अलग बात है कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान हमसे बाउंड्री शेयर नहीं करता, दूर है, लेकिन वो रहेगा पूरा एक ही कंट्रोल में और किसी तरीके की कोई बड़ी ऑटोनॉमी उसको नहीं मिलेगी। वहां पे ठीक है एक स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहेगी, उसका चीफ मिनिस्टर रहेगा, लेकिन ना तो कोई 2 मुद्रा होंगी, ना 2 फेडरल रिजर्व्स होंगे, और टैक्स कलेक्शन होगा उसका बंटवारा भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। इतने सारे दोनों के बीच में मतभेद थे, किनके बीच में? मुजीबुर रहमान और अयूब खान के बीच में। तो ये मुजीबुर रहमान हो गए और ये हो गया अयूब खान, ये तो सॉरी वो है याया खान है, लेकिन मुजीबुर रहमान और दूसरा मैं आपको अभी दिखाई चुका हूं, ये मुजीबुर रहमान है और ये कौन है? अयूब खान। तो अयूब खान और मुजीबुर रहमान के बीच में कई सारे मतभेद थे सरकार को लेकर। तो आगे क्या इवेंट्स होते? प्रो मुजीब सपोर्टर्स जो थे, मुजीबुर रहमान के तर्कों से जो सहमत थे, जो 6 पॉइंट्स को सपोर्ट करते थे, उन्होंने ढाकों में राइट्स कर दिए। उन्होंने कहा कि अब ईस्ट बंगाल को चाहिए ऑटोनॉमी, और ऑटोनॉमी नहीं, इवन कई लोग तो इस पाकिस्तान को अभी से एक आजाद देश बनाना चाहते थे। इवन बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं मुजीबुर रहमान की भी यही सोच थी कि वो एक अलग कंट्री चाहते थे, ठीक है। अयूब फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस इन 68, बेसिकली उनकी हेल्थ भी गड़बड़ हो गई, कई असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुए, कई जगह राइट्स भी हुए, जिसकी वजह से फरवरी 1969 में अयूब खान ने यह अनाउंस कर दिया था कि वो आने वाले 1970 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन उसी दौरान साल 1969 के मार्च महीने में ही और ज्यादा प्रोटेस्ट हो गए, स्ट्राइक्स हो गई, जिसकी वजह से अयूब खान ने रिजाइन कर दिया और अपनी पावर जो है वो हैंडल कर दिया याया खान को। याया खान जिसने आते ही मार्शल लॉ इंपोज कर दिया। याया खान या आगा मोहम्मद याया खान जो था, जो कि पाकिस्तान का मिलिट्री जनरल था और आगे ये डिक्टेटर रहा, एक 1966 से ये 68 से लेके 69 से लेके ये 71-72 तक रहा। उस समय तक ये, इसी के दौरान जब ये मिलिट्री लीडर था, ये पाकिस्तान की हुकूमत को संभाल रहा था, उसी दौरान वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, आप कहें या फिर कहें ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान को भारत सपोर्ट कर रहा था। तो वो वॉर हुआ जिसमें बांग्लादेश जो है वो आजाद हुआ। तो वो कौन था? याह्या खान था। ये पहले तो चीफ मार्शल लॉ इंपोज करता है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आता है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता है और उसके बाद प्रेसिडेंट बन जाता है। और इसने कहा कि वो जब तक लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट रहेगा। उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे और नई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी इसने एस्टेब्लिश करी और कहा कि अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। ठीक है, ओके भाई, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। इन अगस्त 69 ही अपॉइंट सिविलियन कैबिनेट एंड शेड्यूल इलेक्शन फॉर दिसंबर 1970। 1970 में चुनाव होंगे, इस तरीके की बातें कही। और साथ ही साथ उसने जो 1 यूनिट वाला कॉन्सेप्ट था वेस्ट पाकिस्तान में, उसको डिसॉल्व कर दिया और 162 सीटें जो है वो नेशनल असेंबली की ईस्ट पाकिस्तान को दे दी कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। और बेसिकली अब 162 सीटें उसको दे दी और 162 सीटों में अब सरकार तय कौन करेगा? ईस्ट पाकिस्तान करेगा, ना कि वेस्ट पाकिस्तान करेगा। तो ये चीजें याह्या खान ने शुरुआती समय में इस तरीके के कुछ प्रावधान करे। उसके बाद साल 1970 के नवंबर महीने में आया भोला साइक्लोन। बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया जिसने बड़े स्तर पे यहाँ पे भारत और जो बांग्लादेश है उसको टारगेट किया और यहाँ पे कई लोग मारे गए। यहाँ पे कोलकाता, ढाका, चिटगांव नजर आ रहे हैं, पूरी इन क्षेत्रों के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव था। यहाँ पे तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए, जिसमें से 2.5 लाख तो बांग्लादेश में ही मारे गए, यानी ईस्ट पाकिस्तान में मारे गए।
इस स्थिति का जायजा लेने के लिए याह्या खान ने कुछ नहीं किया। याह्या खान को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, बंगाली जो क्षेत्र है, इस बंगाल जो है, इस पाकिस्तान जो है सॉरी, उसमें इतना सब कुछ हुआ है, उनके लोगों की मदद की जानी चाहिए, उन लोगों के लिए हमें राहत करनी चाहिए, राहत पहुंचानी चाहिए। मुजीबुर रहमान को इस समय जेल में डाल दिया गया था। ध्यान रखिएगा, जब मार्शल लॉ हुआ था इम्पोज, उस समय जब अयूब खान ने रिजाइन किया था, याह्या खान जब पार्शल प्रेसिडेंट बनता है, तो सबसे पहले मुजीबुर रहमान को जेल में डाला गया। लेकिन जब उसके बाद स्थिति इतनी हो गई कि इस डिजास्टर में, भोला साइक्लोन में, जब पाकिस्तान की हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि ये जो सरकार है, याह्या खान की जो अभी रिजीम है, जो प्रेसिडेंट बना बैठा है, ये आदमी हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हम मर गए, यहाँ पे 2.5 लाख लोग मर गए, हमारे इतने लोग घायल हो गए, इतने लोगों के घर बार उजड़ गए, उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो लोग जो है वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा करना पड़ा और बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट होने लग गए। और यहाँ पे जो ऑटोनॉमी की बात थी, अब ऑटोनॉमी से लोग इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने सोचा कि अब तो हमें सेपरेट देश ही चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है, पाकिस्तान के साथ हम एक कंट्री के तौर पे रह ही नहीं सकते, हम एक सेपरेट कंट्री बनेंगे। तो फिर उसके बाद और चीजें हुई, कैसे हुई देखिए। ये एक अभी अंदर की भावना थी, अभी ये बात सरफेस पे नहीं आई थी कि उन्होंने ओपनली ये नहीं कहा था कि हमें अब सेपरेट कंट्री चाहिए। अब दिसंबर 7 की बात आती है, 1970 की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल इलेक्शन हुए जिसमें आवामी लीग ने, जो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, उसने ईस्ट पाकिस्तान में 169 में से 167 सीटें जीत ली। अब ये सोचिए कि 169 में से 169 में से 179, और टोटल सीटें कितनी, 300। तो 300 में से 167, यानी क्या हो गया, मेजोरिटी हो गई। तो बेसिकली मुजीबुर रहमान को क्या बनना चाहिए था, प्रधानमंत्री। कहां का, पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जो व्यक्ति ईस्ट पाकिस्तान की कंप्लीट ऑटोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वो व्यक्ति अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो वो तो ऑटोनॉमी दे देगा। तो क्या ऐसा होने देगा याह्या खान, नामुमकिन ऑब्वियसली। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप में एक बड़ा क्या हो गया, टेंशन हो गया, क्राइसिस हो गया कि पावर ट्रांसफर के लिए, क्या पावर, याह्या खान को क्या करना था, पावर ट्रांसफर करनी थी मुजीबुर रहमान को। उस मुजीबुर रहमान को जिसको कुछ महीनों पहले तक उसने जेल में रखा था, जिसको वो समझ रहा था कि ये तो एक तरीके का सेपरेटिस्ट है, तो उस व्यक्ति को हटाया गया। निगोशिएशंस हुए, हटाया क्या गया, प्रधानमंत्री बनने ही नहीं दिया गया, उसको पावर ट्रांसफर ही नहीं की गई। तो निगोशिएशंस हुए, याह्या खान, मुजीबुर रहमान, जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके बीच में हुए, फेल हो गए, क्योंकि ये लोग मुजीबुर रहमान को नहीं बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री, और मुजीबुर रहमान का हक बनता था क्योंकि उसने 167 सीटें जीती थी 300 में से। तो अब ये चीजें हो गई, जिसकी वजह से याह्या खान ने मिलिट्री प्रेजेंस जो है इस पाकिस्तान में बढ़ा दी। उसको लगा कि अब इस पाकिस्तान में होंगे दंगे, क्योंकि हमने मुजीबुर रहमान को बनाया नहीं है प्रधानमंत्री, तो हम उन दंगों से पहले ही निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर लेते हैं, और पहले ही जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जो भी हमारा विरोध कर रहे हैं, उनको हम हटा देंगे। तो मार्च 1971 में याह्या खान ने एक मिलिट्री क्रैकडाउन ईस्ट पाकिस्तान में लॉन्च किया, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन सर्चलाइट। एक मिलिट्री कैंपेन था, मार्च 1971 में लॉन्च किया था 25 मार्च को, जिसका मकसद था बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्रश करना, सप्रेस करना, कंप्लीटली अपोजिशन जो है जितनी भी, उनको एलिमिनेट करना। और इसको जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले ये ऑपरेशन नाम इस नाम पे लॉन्च किया गया था कि जो ईस्ट पाकिस्तानी स्टेट है वहां पे एंटी बिहारी वायलेंस हुई है बंगालियों के द्वारा, तो उसके रेस्पॉन्स में हमने ये ऑपरेशन सर्चलाइट इंपोज किया है, लॉन्च किया है। और यहाँ पे ये ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट जो थे उनको एक्सपेल कर दिया गया था इस पाकिस्तान से, उनको भगा दिया गया था कि आप जाइए यहाँ से, हमारा एक मिलिट्री ऑपरेशन है, ताकि इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, हेडलाइंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो जो खबरें जो है वो बाहर लीक ना कर सकें, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया गया। और यहाँ पे करी गई बड़े स्तर पे हिंसा, एट्रोसिटीज, बड़े स्तर पे ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया, जेनोसाइड्स करे गए, और यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे, मतलब आप क्या कह सकते हैं, वॉर क्राइम्स हुए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ, बहुत गलत चीजें हुई यहाँ पे आप कह सकते हैं महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को टारगेट किया गया, सभी युवाओं को यूनिवर्सिटीज में घुस के एक साथ पॉइंट ब्लैंक रेंज पे लोगों को गोलियां मारी गई। यहाँ पे एस्टिमेट बताए जाते हैं कि ढाका में 5 से 35 हजार लोग मारे गए थे, और टोटल आंकड़ा जो है वो तो बहुत वेरी करता है, कुछ लोग कहते हैं 3 लाख, कुछ लोग कहते हैं 30 लाख लोग मारे गए, लेकिन एक मिड आंकड़ा लगभग मानते हैं जो
इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं अलग अलग जगहों के, उनका मानना है कि तकरीबन 1.5 मिलियन लोग यहाँ पे मारे गए। 15 लाख लोगों को ऑपरेशन सर्च लाइट में यहया खान ने मरवा दिया। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है, किस तरीके की चीज हुई है, किस तरीके का डिक्टेटर था यहया खान, किस तरीके का लीडर था कि पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार जो थी, इस पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार और उनका जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था मुजीबुर रहमान, उसको ना तो पावर दी गई। इवन जब उसने प्रधानमंत्री बनने के लिए मंशा जाहिर करी, अपनी सीटों को हवाला देते हुए जब उसने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करी और उसकी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला, उसको पावर नहीं मिली, इवन इन लीडर्स को जेलों में डाल दिया गया, इनको मारा गया और इनके जो सपोर्टर्स थे उनके खिलाफ किया गया एक बड़ा जेनोसाइड। इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या होना था। शेख मुजीबुर रहमान ने कहा मार्च 25 1971 की वायलेंस को उसका जो वो करने के लिए, उसको रिटेलिएट करने के लिए कहा, सीधा ही कह दिया कि अब से बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, हम पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते और अब जो है ये जो देश है बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान था, अब वो बन चुका है बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है। और ये जो मैसेज है ये इन्होंने रेडियो के ऊपर कहा था, ब्रॉडकास्ट किया था। शुरुआत में तो इसको ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब दिन बांग्ला बेटर केंद्रों के रेडियो के द्वारा ये जो बातें हैं मुजीबुर रहमान की इंडिपेंडेंस की बात जो है वो पूरे देश तक पहुंचाई गई। और उसके बाद ये मूवमेंट जो है ये बढ़ गया और पूरे देश के लोग जो है वो पाकिस्तान से लिबरेशन चाहते थे और उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, एक तरीके से अपनी आज़ादी के लिए वॉर डिक्लेयर कर दिया, एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट डिक्लेयर कर दिया, बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर जिसे कहते हैं। मार्च 25 मार्च को आप जानते हैं कि ये ऑपरेशन सर्चलाइट इंपोज हुआ और 26 मार्च को ही बांग्लादेश ने अपना ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे मना लिया। अब बांग्लादेश ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि आजाद तो हुआ है दिसंबर 16 1971 को। आगे चल के दिसंबर महीने में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर खत्म हुआ और बांग्लादेश ने और भारत ने मिलकर पाकिस्तान को हरा दिया, तब उसके बाद वो विक्ट्री डे मनाया गया 16 दिसंबर 1971 को। लेकिन इंडिपेंडेंस डे है जो 26 मार्च को ही इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। और जुलाई महीने आते आते भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी ओपनली ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बोलना शुरू कर दिया था कि अब भारत सरकार ने भी कह दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान कुछ नहीं है, बांग्लादेश है, एक सेपरेट कंट्री है। इस दौरान क्या कुछ हो रहा था वो चीजें देखिए कि शुरुआती समय में जब ईस्ट पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर किया कि वो एक सेपरेट कंट्री है, तो सेपरेट कंट्री है तो एक नई सरकार बनेगी, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी जिसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की एक नई गवर्नमेंट बनी 10 अप्रैल 1971 को मेहरपुर में, जिसे बाद में मुजीबनगर कहा गया। और ये इंडियन बॉर्डर पे है। और भारत में इन्होंने कोलकाता से अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट को चलाया। इन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि हमें अपना देश कैसे चलाना है और पहले पाकिस्तान से हमें आजाद कैसे होना है। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो हेड ऑफ स्टेट बने। ताजुद्दीन अहमद पहले प्रधानमंत्री बनते हैं इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। और उसके अलावा सैयद नसरुल इस्लाम जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट और खोड़कर मुश्ताक अहमद जो है वो फॉरेन मिनिस्टर। इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो शुरुआती कैबिनेट के पार्ट बनते हैं। उसके बाद उस समय भारत जो है वो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने की सपोर्ट क्यों कर रहा था, इस चीज का एक बहुत बड़ा रीजन था रिफ्यूजी क्राइसिस। जो वेस्ट पाकिस्तान की एट्रोसिटीज हो रही थी, जिस तरीके की हिंसा वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में कर रही थी, बांग्लादेश में कर रही थी मार्च महीने में ऑपरेशन सर्चलाइट में, इसकी वजह से लाखों की संख्या में जो रिफ्यूजीज थे, जो लोग थे जो भाग के ईस्ट पाकिस्तान से भारत की तरफ भागे, उनकी संख्या थी तकरीबन 8 से 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ के आसपास। इतने लोग भारत के बंगाल, आसाम, इन क्षेत्रों में भाग के आ गए। क्यों? जान बचाते हुए बेचारे क्या ना करते, उनको तो भागना पड़ा। वो भाग के भारत की तरफ भागे, शरणार्थी बन गए। और उस शरणार्थियों को संभालने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, केसी पंत जो भारत के उस समय होम अफेयर्स के मिनिस्टर्स थे, उनको ये काम दिया कि आप रिफ्यूजीज को संभालिए, पहले तो इनकी सिचुएशन को हैंडल कीजिए। और इंदिरा गांधी ने उस समय मुक्ति बाहिनी को इस पाकिस्तान में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि अब हमें इस मुहिम के ऊपर काम करना है कि हमें बांग्लादेश एक नया देश ही बनाना है। अब इससे क्या होगा, एक तो हमारे जो पाकिस्तान के साथ टकरार हैं वो दोनों तरफा नहीं रहेंगे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों तरफ से कभी कल को वॉर हो जाए तो ईस्ट पाकिस्तान से भी हमला करेगा पाकिस्तान और वेस्ट से भी करेगा। अब एक सेपरेट कंट्री बन जाए तो वो भी ठीक है, बांग्लादेश के लोग जो हैं उनको उनका अधिकार मिल जाएगा, उनको मुक्ति मिल जाएगी, वेस्ट पाकिस्तान से लिबरेट हो जाएंगे, उनके ऊपर जिस तरीके की हिंसा हो रही है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी।
तो भारत चाहता था कि इस पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए। और मुक्ति वाहिनी कौन थी? मुक्ति वाहिनी वो स्वतंत्र सेनानियों की सेना थी बेसिकली इस पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट होने की मांग कर रहे थे। मुजीबुर रहमान के समर्थक जो फ्रीडम फाइटर थे या मुक्ति वाहिनी थे या मुक्ति फौजो जिनको कहा जाता है, जो न्यू प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसमें MAG ओस्वामी नाम के एक व्यक्ति को चीफ ऑफ आर्म फोर्स बनाया था बांग्लादेश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। और उनका ये था कि अब नए लोगों को रिक्रूट करें, बांग्लादेश के लोगों को रिक्रूट करें, मुक्ति वाहिनी बनाएं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मिलिट्री ने सपोर्ट किया, ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, उनको आर्म्स दिए और सपोर्ट दिया ताकि वो पाकिस्तान की मिलिट्री का मुकाबला कर सकें। अब पाकिस्तान की ट्रेंड मिलिट्री का सामना करने के लिए मुक्ति वाहिनी अकेली मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि ना तो उनके पास अच्छे आर्म्स थे, ना उनके पास ट्रेनिंग थी। तो इसलिए भारत को तो इसको सपोर्ट करना ही था। पाकिस्तान की मिलिट्री ने मुक्ति वाहिनी को काउंटर करने के लिए जो है अपनी सिविलियन और पैरामिलिट्री ग्रुप्स जो है उनको भेजा। मुक्ति वाहिनी जो एक सिविलियन और पैरामिलिट्री ग्रुप से ही बनी थी, उधर से एक प्रोफेशनल आर्मी आ रही थी पाकिस्तान की। तो बेसिकली एक स्टेलमेंट हो गया। स्टेलमेंट मतलब न तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को कंट्रोल कर पा रहा था और ना ही मुक्ति वाहिनी देश को आजाद करा पा रही थी बांग्लादेश को। इसलिए भारत को इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना था अपना। तो भारत ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को बढ़ाया, मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट किया और ज्यादा हथियारों की सप्लाई करी। पाकिस्तान के साथ वॉर अभी डिक्लेयर किया नहीं था, क्योंकि वॉर की स्ट्रेटेजी बना रहे थे सैम मानेकशॉ ऑब्वियसली, जिन्होंने देश को साल 1971 की लड़ाई में जिताने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। बहुत भारत के फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ। आप सभी इनको जानते होंगे, इनके ऊपर मूवी भी बनी सैम बहादुर, इनको सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ये जो प्लानिंग करी, इन्होंने कहा कि हम सर्दियों के समय पे प्लान करेंगे और उस समय हम ये अटैक जो है उसको देखेंगे। और उस समय भी इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को इतना मजबूर कर देंगे कि वो खुद ही हम पे अटैक कर दे। और याहिया खान को अच्छे से जानते थे, पहले से ही जानते थे याहिया खान को सैम मानेकशॉ। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे करेगा, किस तरीके से मुझे रणनीति बनानी है मैं जानता हूं। तो उन्होंने रणनीति बनाई और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत की एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक कर दिया। ये चीज हुई, भारत को अब मौका मिल गया, भारत को जस्टिफाई करने, इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करने का एक जस्टिफिकेशन मिल गया और भारत ने मुक्ति वाहिनी को सीधा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंडियन मिलिट्री, मुक्ति वाहिनी और साथ में मिलके इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान को इस वॉर में हरा दिया, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहते हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान मिलिट्री ने इस समय बड़े स्तर पे वॉर क्राइम्स करे, यहाँ पे मास किलिंग करी, रेप्स करे, यहाँ पे लोगों को टारगेट किया गया। प्रो पाकिस्तानी मिलिशिया जो हैं बंगाल में भी जो थे, उन्होंने भी यहाँ पे पाकिस्तान का साथ दिया और यहाँ पे बड़े स्तर पे हिंसा हुई। लेकिन अल्टीमेटली 16 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई और 16 दिसंबर 13 दिन में ही भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। और विश्व इतिहास का दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसमें ए नियाजी, ये जो कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे, इन्होंने सरेंडर किया और सरेंडर के इंस्ट्रूमेंट पे साइन किया भारत के जगजीत सिंह अरोरा के सामने, जिसमें इनकी 93,000 की सेना ने, पाकिस्तान ने सरेंडर किया। 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स सरेंडर्स इन फ्रंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेशी मुक्ति वाहिनी। ऑब्वियसली मुक्ति वाहिनी के पास इतना रिसोर्सेस नहीं थे कि वो पाकिस्तान के सामने मुकाबला कर सके, लेकिन भारत ने इन सैनिकों को मुकाबला में हरा दिया। तो 93,000 सैनिकों ने यहाँ पे भारत के सामने घुटने टेके पाकिस्तान ने, और सरेंडर हुआ, लार्जेस्ट सरेंडर हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और ये वो दिन था 16 दिसंबर का कि बांग्लादेश लिबरेट हो गया। बांग्लादेश लिबरेट हो गया और इस दिन को 16 दिसंबर 1971 का जो दिन था, 16 दिसंबर का, इसे विक्ट्री डे के तौर पे मनाया गया। इंडिपेंडेंस डे तो ये पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे 26 मार्च को। तो ऑब्वियसली 16 दिसंबर का दिन जो है बांग्लादेश के इतिहास में विक्ट्री डे के तौर पे मनाया जाता है और 26 मार्च का जो दिन है वो इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो सिर्फ रह गया पाकिस्तान, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बन गया अब बांग्लादेश। और भारत की ये हेडेक भी खत्म हो गई कि भारत की दोनों तरफ पाकिस्तान है। भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं आज़ादी के बाद से ही। तो भारत कभी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को दो तरफा
ये मौका मिले कि वो भारत पे कभी कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो दो तरफ से अटैकर्स के दो मोर्चों पे वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ना चाहता था पाकिस्तान से। तो भारत को भी ये वो मिल गया, एक सहूलियत मिल गई कि बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन गया। और बांग्लादेश के जो लोग थे, इस पाकिस्तानी जो थे पहले बंगाली जो थे, उनको भी उनकी ऑटोनॉमी मिल गई, उनकी आज़ादी मिल गई। एक जो अरिस्ट्रोसिटीज थी पाकिस्तान की, उससे उनको मुक्ति मिल गई। जो डोमिनेंस था वेस्ट पाकिस्तान का, उससे मुक्ति मिल गई। बांग्लादेश ऑफिशियली, बांग्लादेश नाम पड़ा बांग्लादेश का, जो ईस्ट पाकिस्तान है उसका नाम पड़ा ऑफिशियली 11 जनवरी 1972 को अपना नाम लिया, नया नाम अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। 19 मार्च 1972 को इन्होंने भारत के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान को उस समय चाइना सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि भारत के साथ चाइना के भी रिश्ते खराब और पाकिस्तान के भी, तो दो दुश्मन जो है दोस्त बन रखे थे। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान की बड़ी पैरवी करता था। तो यूनाइटेड नेशन में चाइना ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया और यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की मेंबरशिप का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश तो सेपरेट कंट्री नहीं है, ये तो क्या है, पाकिस्तान का पार्ट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में। शिमला एग्रीमेंट इस वॉर के बाद ही हुआ, 1971 की लड़ाई के बाद, उसके बाद ही दोनों देशों में कुछ समझौते होने थे। तो शिमला एग्रीमेंट 1972 जब हुआ तो पाकिस्तान को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ा कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसके बदले में भारत ने उनको उसके प्रिजनर ऑफ वॉर्स जो है वो लौटा दिए। जो 93,000 सोल्जर्स को भारत ने कैप्चर किया था, सरेंडर करवाया था, उनको रिलीज कर दिया भारत ने। और रिलीज करने के बाद तकरीबन 200 सोल्जर्स जो वॉर क्राइम्स के अक्यूज थे, उनको भी वो मिल गया पार्डन, उनको भी वो माफी मिल गई। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली कुछ क्षेत्र जो है, कारगिल वाला जो क्षेत्र है, इस चीजों के ऊपर कई सारी वार्ता हुई और शिमला एग्रीमेंट 1972 हुआ। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे चल रही थी। इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज नहीं कह सकते 1971 की लड़ाई में, लेकिन माना जाता है तकरीबन 3 मिलियन बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इसमें मारे गए। 26,000 जो पाकिस्तान की सेना के मारे गए, बाद में सरेंडर कर दिया बाकी लोगों ने। कई लड़कियों का, कई वुमेन का जो यहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस में विक्टिम्स बनी, जो जिनका रेप हुआ बड़े स्तर पे, उनको बिरांगीना कहा गया बांग्लादेश में, उनको सम्मान देने के लिए कि ये ब्रेव और कोरेजियस वुमेन कहा जाता है बिरांगीना। लेकिन बाद में भी उनके खिलाफ कुछ आप डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि बाद में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ। ये तो आप देखते हैं कि ये तो समाज की एक बहुत बड़ी क्रूरता है, ये तो होता है, अब क्या कर सकते हैं इसका। फिर उसके बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, ये एक शॉकिंग ब्लो था पाकिस्तान के लिए, वेस्ट पाकिस्तान के लिए स्पेशली, बेसिकली कि उनकी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था, जिसकी वजह से याया खान की जो डिक्टेटरशिप थी वो तो गिर गई, उसको तो हटना पड़ा। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो पावर में आया इसके बाद। और ये जो चीज़ें हुई, इसकी वजह से ये जो ए के नियाजी था, जनरल था, जिसने भारत के सामने अपने ट्रूप्स को सरेंडर किया था, इसको ट्रेटर बताया गया कि ये तो एक गद्दार है जिसने भारत के सामने घुटने टेक दिए, ये तो सरेंडर कर दिया, वरना इसको लड़ते लड़ते मर जाना चाहिए था। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में हुई कि ओबियसली वेस्ट पाकिस्तान में लोग जो है वो नाराज़ थे, अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनकी लीडरशिप बहुत सी जो है वो फेल हो गई थी। तो ये इसके आफ्टरमैथ थे 1971 के वॉर के। बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बन चुका था, 1971 में हम पहुंच चुके हैं। 1971 के बाद बांग्लादेश का इतिहास शुरू होता है एक सेपरेट कंट्री के तौर पे, इसको हम डिस्कस करते हैं। 17 अप्रैल 1971 को पहले ही आप जानते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना चुकी थी बांग्लादेश की। जो अवामी लीग थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची कि इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस पे हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री का, रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। ताजुद्दीन अहमद जो हैं वो बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। सॉरी कि कैबिनेट मेंबर्स जिसमें सैयद नजमुद्दीन इस्लाम और मोहम्मद मंसूर अली थे, ये भी मेंबर थे उसके। और आज़ादी के बाद, पहली इंडिपेंडेंस के बाद 1970 के इलेक्शंस में जो पाकिस्तान के साथ ही इलेक्शन हुए थे ऑब्वियसली, उसमें उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे शेख मुजीबुर रहमान जो है 1972 की जनवरी महीने में जो चुनाव होते हैं उसमें जीत जाते हैं और दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद पहले ही बन चुके थे। लेकिन जो चुनी हुई सरकार थी उसके प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान ही बनते हैं और इनको देश का हीरो और एक फाउंडिंग फादर के तौर पे जाना जाता है, देखा जाता है, बड़ी रेस्पेक्ट होती है इनकी।
आज स्थिति अलग है। 2024 में जो दंगे फसाद हुए, आपको पता होगा, बांग्लादेश में अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें तो मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू है उसको भी टारगेट किया गया, उसे भी खंडित करने की कोशिश की गई। लेकिन तब स्थिति ऐसी थी कि मुजीबुर रहमान देश के हीरो थे। इंटरनेशनली मुजीबुर रहमान ने 25 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी इंडिया के साथ। उसके साथ ही इंडिया और सोवियत यूनियन के साथ भी यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ ट्रीटी एग्रीमेंट्स वगैरह करे। फिर दिल्ली एग्रीमेंट 1974 हुआ, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान ने ऑब्वियसली दिल्ली एग्रीमेंट में साथ में रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए काम करना शुरू करने की बात करी। क्यों? क्योंकि 1972 में शिमला एग्रीमेंट तो पहले ही हो चुका था। अब ये था कि बांग्लादेश अलग कंट्री तो बन ही चुका है, तो अब किसी तरीके की लड़ाइयां लड़के या बांग्लादेश को टारगेट करके पाकिस्तान को भी क्या मिलना था। अब उन्होंने चाहे भले ही ऑफिशियली कहा या पीछे से जो भी उनकी मंशा रही हो, लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए उन्होंने सब में काम करने की बात करी। जापान भी एक एड प्रोवाइडर रहा बांग्लादेश के शुरुआती दौर में, और साथ भी मिलिट्री सपोर्ट मिला इजिप्ट के थ्रू और सोवियत यूनियन से। सोवियत यूनियन ने उसको मिग 26 दिए, इजिप्ट ने इनको टैंक्स दिए। और ऑब्वियसली उस समय दौर चल रहा था, इजिप्ट और इजराइल के बीच में वॉर भी था, आपको पता होगा। आपको पता है 6 डे वॉर वगैरह मैंने आपको पढ़ाया है। वॉर के वो 1970 के दशक में बहुत सारे वॉर हुए हैं इजराइल और इजराइल के जो आस पड़ोस के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो इजराइल ने भले ही शुरुआती समय में बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फिर भी बांग्लादेश जो है वो दूसरे खेमे को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि दूसरे खेमे में थे मुस्लिम कंट्रीज, और मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए था बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने शुरुआती समय में इंडिया के साथ कई सारे जो दूसरे ग्रुप्स थे जैसे नाम वगैरह, इनको भी ज्वाइन कर लिया था बाद में। डोमेस्टिकली मुजीबुर रहमान की रिज्यूम जो है वो ऑथोरिटेरियन बन गई थी। अब वही है, रिजीम तो पाकिस्तान से वो चीज़ें तो साथ आ ही रही थी, लेगेसी तो थी ही। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में भी वो सब चीज़ें आ ही गई जो पाकिस्तान में हो रही थी, वेस्ट पाकिस्तान में हो रही थी। मिलिट्री कू हो, चाहे तख्ता पलट हो एक तरीके के, या सरकारें दो पार्टियां आपस में एक सरकार को चलने नहीं दे रही हो, ये सब चीज़ें चलती ही आ रही है और अभी भी चल ही रही है कंटिन्यूसली इतने समय से देखते। अब मैं आगे आपको बताऊंगा 1971 से 2024 तक जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो बांग्लादेश में ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे की टांगें खींच के गिराने की, सरकारों को गिराने की कोशिश करी। हालांकि दुनिया भर में ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन बांग्लादेश में कुछ अलग ही स्तर पे चली है। तो रेडिकल जो सोशलिस्ट और प्रो बिजनेस कंजर्वेटिव्स थे, उन्होंने रहमान की पार्टी को, रहमान की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, कई बड़े स्तर पे उनको, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इसकी वजह से साल 1974 में स्टेट इमरजेंसी लागू की गई। स्टेट इमरजेंसी लागू की गई और यहाँ पे मुजीबुर रहमान की पार्टी के द्वारा, मुजीबुर रहमान के द्वारा जतिया राखी बाहिनी बनाई गई, एक अलग वो बनाई गई, पैरामिलिट्री बनाई गई, जिसने अपने अपोजिशंस को कई जगहों पे टारगेट किया। और कहा जाता है कि इन्होंने कई ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ किए हैं और मिलिट्री के साथ भी इनके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े गड़बड़ रहे हैं। तो एक अलग तरीके की प्राइवेट आर्मी ही बना दी इन्होंने, एक अलग तरीके की पैरामिलिट्री बना दी। ठीक है, तो इनके जो अपोजिशन के लोग थे उनको ये टारगेट करती थी। उसके बाद 1974 में एक बड़ी फेमाइन भी आ गई, एक बड़ा फेमाइन आया, जिसकी वजह से भूखमरी और स्थिति इतनी हो गई बंगाल में, बांग्लादेश की फेमाइन थी बड़ी, इसकी वजह से और क्राइसिस हो गए। 1975 में प्रेसिडेंसी को असेम करते ही जो नए प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ये कहा कि अब वन पार्टी स्टेट बांग्लादेश, वन पार्टी सिस्टम इम्पोज करेंगे हम। वन पार्टी सिस्टम की बात हुई कि जैसे चाइना में है वन पार्टी सिस्टम, कि बांग्लादेश कृषक श्रमिक आवामी लीग बनाएंगे, बक्साल बेसिकली इसका नाम। इनका ये मकसद था कि पार्टियों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होंगे, एक ही पार्टी रहेगी तो ठीक है ना, सब चीज़ें ठीक ही रहेंगी और पार्टी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, ये चीज़ थी। ये जो कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इसमें शामिल हो गई, लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं। साल 1975 के अगस्त महीने में, 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया जूनियर आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा। ये उनकी, आप कह सकते हैं, लीडरशिप का ट्रेजिक एंड था। जो देश का फाउंडिंग फादर है उसका ही असैसिनेशन हो गया। वो व्यक्ति जिसने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका आज़ादी मिलने के 4 साल बाद ही क्या हो गया, असैसिनेशन हो गया। तो ये एक बड़ा ट्रेजिक इवेंट तो था ही। उसके बाद मिलिट्री कू का दौर शुरू होता है। बांग्लादेश के इतिहास में करीब 30 से ज़्यादा मिलिट्री कू हुए, 30 के आसपास मिलिट्री कू हुए हैं। उसमें सबसे पहला ही 1975 का मिलिट्री कू था, जिसमें मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था, उनकी फैमिली के कई मेंबर्स को मार दिया गया था और इस्लामिक गवर्नमेंट जो है खांडेकर मुश्ताक अहमद के द्वारा यहाँ पे लीड की गई।
बेसिकली मिलिट्री coup में यही किया गया कि सेक्युलर गवर्नमेंट जो है उसको तो रिप्लेस कर दिया जाए इस्लामिक गवर्नमेंट के द्वारा। बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री तो था ही, ज्यादातर पॉपुलेशन तो इस्लामी की थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और वही बांग्लादेश था ये जो कि साल 1947 में ईस्ट पाकिस्तान बना था। मुस्लिम लीग की उस विचारधारा को तो मानते ही थे लोग, या लीडरशिप जो ये कहती थी कि मुस्लिम्स की ही, जहां मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है वहां पे बेसिकली क्या होना चाहिए, पाकिस्तान होना चाहिए। अब यहाँ पे बांग्लादेश बन गया, लेकिन इस्लामिक लॉज से तो अलग थोड़ी हुए थे, तो इस्लामिक लॉज जो है उनको इन्होंने इम्पोज करने के लिए सेक्युलर गवर्नमेंट को यहाँ से हटाया। ये चीजें चली। फिर शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट खोदकर मुश्ताक अहमद थे, वो एक कंजर्वेटिव थे, वो प्रेसिडेंट बनते हैं। उन्होंने मार्शल लॉ इम्पोज किया, मुजीब के जो क्लोज एलाइज थे उनको जेलों में ठूस दिया, और 3 नवंबर 1975 को कई लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। अहमद को फिर रिसफल किया गया, कई मिलिट्री लीडरशिप में कई इधर उधर बदलाव किए गए, जिसकी वजह से एक और मिलिट्री कू हुआ, जिसे आप कह सकते हैं काउंटर कू हुआ। तो ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने एक काउंटर कू किया कि बेसिकली जो कू हुआ था उसको बदलने के लिए। कू क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान को हटा के दूसरा व्यक्ति आ गया। उस व्यक्ति को हटाने के लिए ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने एक और काउंटर कू किया 6 नवंबर 1975 को, सेम ईयर में। अहमद को ओवरथ्रो कर दिया गया। यहाँ पे चीफ जस्टिस अबू सदात मोहम्मद सय्यम को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन मुशर्रफ को भी अगले ही दिन मार दिया गया। 6 नवंबर को एक हुआ था, 7 नवंबर को मुशर्रफ को मार दिया गया दूसरे ट्रूप्स के द्वारा। और लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान जो है वो एक डोमिनेटिंग फिगर के तौर पे 1976 में इमर्ज होते हैं कि अब एक नया व्यक्ति और पावर में आएगा, वो है जियाउर रहमान। जियाउर रहमान जो है आगे चल के इनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर बन जाता है। फिर फर्स्ट मार्शल लॉ आता है, जियाउर रहमान का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है। अब इस दौरान क्योंकि देखिए पहले की जो गवर्नमेंट थी, मुजीबुर रहमान की जो गवर्नमेंट थी, उसके साथ भारत के रिश्ते अच्छे थे, सोवियत यूनियन के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन बाद में जो मिलिट्री कू हुए, तख्ता पलट हुए इस तरीके के, इसकी वजह से बांग्लादेश को ऐसा लग रहा था कि इंडिया और सोवियत यूनियन जो है वो बांग्लादेश के ऊपर इन्वेजन कर सकते हैं और यहाँ पे वो अपनी पपेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं, या हो सकता है कि पुरानी आवामी लीग को फिर से यहाँ पे गवर्नमेंट में ला सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सऊदी अरब, पाकिस्तान और चाइना से जो है रिकॉग्निशन हासिल करने के लिए यहाँ पे हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। बेसिकली इन्होंने सोचा कि अब इंडिया और सोवियत यूनियन की जो सपोर्ट में अवामी लीग है उसको हटाने के लिए हमें इंडिया और सोवियत के जो खिलाफ लोग हैं उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। उस समय सोवियत चाइना का सिनो सोवियत स्प्लिट हो रखा था। बेसिकली वैसे तो चाइना और सोवियत यूनियन दोनों ही सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री थे, दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इस दौर में उनके बीच में थोड़े तनाव चल रहे थे। जियाउर रहमान प्रेसिडेंट बन गया 11 अप्रैल 1977 को। उसने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, जो आज के समय बांग्लादेश की एक इंपॉर्टेंट पार्टी है। बीएनपी और आवामी लीग 2 इंपॉर्टेंट पार्टी हैं पाकिस्तान में। तो जियाउर रहमान ने जो पार्टी बनाई उसका नाम है बीएनपी। ठीक है, ये 79 से पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और ये जीत भी जाती है। फिर जियाउर रहमान ने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया, सोशलिज्म को रिडिफाइन किया, रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ रिलेशंस बनाए। उसके अलावा इसकी प्रेसिडेंसी में तकरीबन 21 बार कू अटेम्प्ट हुए, 21 बार तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, जिसमें से जो 21वां अटेम्प्ट है वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ और उसको असैसिनेट कर दिया गया 30 मई 1981 को। जो मेजर अब्दुल मंजूर जो है उसके जो ट्रूप्स थे उनके द्वारा इसको मार दिया गया। उसके बाद जो म्यूटिनी है, ये जो म्यूटिनी उस समय चल रही थी मिलिट्री कू के बाद, उसको सप्रेस किया गया चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद अरशद के द्वारा। ये एक इंपॉर्टेंट आदमी है भाई, ये आगे चल के बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मिलिट्री लीडर के तौर पे आया था और उसके बाद कैसे प्रेसिडेंट बनता है, कैसे क्या अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनाता है, कैसे पॉलिटिक्स में आता है, उसकी बात आगे करेंगे। और किस तरीके से पहले इसने अपनी डिक्टेटरशिप चलाई और फिर बाद में ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इसने साठगांठ बना के कुछ बार सरकार वगैरह भी चलाई, उसकी हम बात करेंगे। तो ये मोहम्मद अरशद जो है, हुसैन मोहम्मद हसन, इसकी बात आगे होगी। लेकिन जियाउर रहमान के बाद वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल सत्तर जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए रह नहीं पाते। 1981 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत तो जाते हैं, लेकिन 1982 में एक और तख्ता पलट होता है, मिलिट्री को होता है और इनको प्रेसिडेंटशिप से डिस्पोज कर दिया जाता है और इनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको भी हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद अरशद के द्वारा, जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं। उसने पावर हासिल करी 1982 में, डिक्टेटर बन गया, एक तरह से मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में मार्च
चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया और लास्ट में प्रेसिडेंट बन गया 1983 में, जस्ट लाइक अयूब खान। अयूब खान जैसे बना वैसे ही ये भी आया पावर में। तो ये चीजें हुई और उसके बाद इसने अपने पॉलिटिकल एरा में, जब ये डिक्टेटर था, उसने कई पॉलिटिकल पार्टी और कई मेंबर्स को सब रिप्रेस किया, उनको शोषित किया और कईयों के खिलाफ वो एक तरीके से पॉलिटिकल किलिंग वगैरह हुई। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए, जैसे स्टेट को, कंट्री को 64 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया, उप जिला सिस्टम बनाया गया। ये सब चीज़ें हुसैन मोहम्मद अरशद के समय पे हुई। उसके बाद हुसैन मोहम्मद को लगा कि कब तक मैं इस तरह से रहूंगा कि मैं एक मिलिट्री लीडर था और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट बना हूं। तो अपनी पावर को लेजिटिमाइज करने के लिए उसने नेशनल रेफरेंडम करवाया, वोटिंग नहीं करवाई कि चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा, ये सब चीजें नहीं हुई, लेकिन रेफरेंडम करा दिया। रेफरेंडम में क्या होता है कि लोगों से हाँ या ना पूछ लिया जाता है। जैसे सिंपल सी बात कि आप मानते हो क्या हुसैन मोहम्मद अरशद हमारा नेता है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हुसैन मोहम्मद को आप अपना लीडर मानते हो, अपना प्रेसिडेंट रखना चाहते हो, तो बेसिकली उसमें इसने कुछ, एक तो टर्नआउट ही बहुत कम हुआ, बहुत कम लोगों ने उसमें रेफरेंडम में पार्टिसिपेट किया और उसमें भी कुछ ना कुछ जो है धांधली वगैरह करके इसने क्या कर दिया, अपनी पावर को लेजिटिमाइज करा दिया, कह दिया कि मैं देश का लीडर हूँ, देश का प्रेसिडेंट हूँ और देश की जनता भी यही चाहती है। फिर उसके बाद इसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, जतिया पार्टी, 1986 में, और उसके बाद पॉलिटिकल इवेंट्स में शामिल हो गया। पहले मिलिट्री में था, मिलिट्री से पॉलिटिक्स में आया, प्रेसिडेंट मिलिट्री लॉ लगा के, मार्शल लॉ लगा के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर प्रेसिडेंट बना और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बना ली। और पॉलिटिकल पार्टी के बाद इसने जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद इसने मिलिट्री से तो रिजाइन कर दिया और प्रेसिडेंसी को कंटिन्यू रखा। 1986 के इलेक्शंस को, जो कि रिग्ड इलेक्शन बोले जाते हैं, जिसमें इसने फ्रॉड वगैरह करे, उसमें ये जीत गया और उसके बाद फिर से ये प्रेसिडेंट बन गया। ये चीजें चल रही थी। फिर 1987 में क्या हुआ, अरशद ने गवर्नमेंट को, अरशद जो है, अरशद के खिलाफ कई बड़े स्तर पे पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई, स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई 1987 में। और अरशद की जो पार्टी थी 1988 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में फिर से जो है डोमिनेट करती है। लेकिन इस दौरान ये जो दौर चल रहा है, आप देखिए हुसैन मोहम्मद का दौर 1982 से 1990 के बीच में चला। इस दौरान इसने इलेक्शन भी करवाए, उनमें भी इसने धांधली वगैरह करके अपनी डिक्टेटरशिप को कंटिन्यू रखा। कहने को इलेक्शन होते थे लेकिन इलेक्शन फेयर नहीं होते थे। 1990 तक आते आते जो अपोजिशंस थे, अपोजिशन पार्टियां जो थी, उन्होंने बड़े स्तर पे स्ट्राइक करी, प्रोटेस्ट करे, ब्रेकडाउन करे, उसकी वजह से इसको झुकना पड़ा। और वो पॉलिटिकल पार्टियां कौन कौन सी थी जो अरशद का खिलाफत कर रही थी? एक तो थी बीएनबी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसकी लीडर वो बन गई थी खालिद जिया। खालिद जिया आगे चल के 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनती हैं, जिसमें से 2 टर्म वो कंप्लीट कर पाती हैं, एक इलेक्शन जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए 2 बार ही आप माने कि 2 बार प्रधानमंत्री का टर्म कंप्लीट करती हैं। दूसरी होती है शेख हसीना, जो आज के समय तो भारत भाग के आना पड़ गया उनको, वो आवामी लीग की लीडर हैं, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और वो बांग्लादेश की 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। शेख हसीना, खालिद जिया आज एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन उस समय इन्होंने क्या किया, अरशद के खिलाफ हाथ मिला लिया और अरशद के खिलाफ एक यूनियन बना ली। और इन्होंने सोचा कि अरशद की डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तो इस्लामिक पार्टी, जमात इस्लामी, शेख हसीना की आवामी लीग और खालिद जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये सब एक साथ आ गई। आज के समय इन सभी पार्टियों के बीच में बड़ी बड़ी दरारें हैं, एक दूसरे की कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन उस समय अपने पॉलिटिकल दुश्मन को हराने के लिए इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी बना ली, अलायंस बना लिया। जस्ट लाइक इंडिया में भी ये चीजें होती हैं, दुनिया भर में सब जगह होती है कि अपने स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर को हराने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आती है, जिनके बीच में कई सारी असहमतियां होती हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि सबको अपनी सत्ता की रोटियां सेकनी होती हैं, तो ये खालिद जिया और शेख हसीना ने भी किया। अब 6 दिसंबर 1990 को अरशद को रिजाइन करना पड़ा, बड़े स्तर पे जब इसके खिलाफ हुए प्रोटेस्ट और स्ट्राइक्स, और देश के बड़े स्तर पे लोग जो है वो इसके नाराज हो गए, खिलाफ हो गए। वाइड स्प्रेड सिविल अनरेस्ट हुआ, अंतरिम गवर्नमेंट बनी, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन अहमद के द्वारा ओवरसी करी जा रही थी। सॉरी, लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो कई बार बोलने में दिक्कतें आ जाती है। ठीक है, तो फेयर इलेक्शन कराए गए 27 फरवरी 1991 को। इन इलेक्शंस में ये कौन है, शेख हसीना, और ये है खालिद जिया खालिद। ठीक है, तो जिया खालिद और इनके बीच में ये इलेक्शन हुआ, टक्कर हुई। खालिद जिया जो है उस समय और उनकी पार्टी जो है बीएनपी, वो जीत गई। बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो जीत गई, खालिद जिया जो है वो प्रधानमंत्री बन गई।
और उसके बाद अब क्या होना था, ऑब्वियसली अब चलेगा टकराव इनके बीच में, एक बार ये प्रधानमंत्री एक बार ये, जब ये प्रधानमंत्री करेंगी तो ये इनका विरोध करेंगी, इनको करप्ट बताएंगे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, इनके बाद बारे में वॉकआउट्स होगा, और जब ये प्रधानमंत्री बनेंगी तो ये इनके खिलाफ वॉकआउट्स करते हैं, ये इनकी सरकार को ना चलने दिया जाए उसके लिए कितने सारे अपने एजेंडा प्रोपोगेंडा लगाते हैं। ये सब चीजें बांग्लादेश में तब से ये भी चल रही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो सिस्टम था उसको रिस्टोर किया गया। क्या हुआ था, पहले जियाउर रहमान के समय मुजीबुर रहमान के समय पॉलिटिकल सिस्टम कैसा बना था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन यहाँ पे ये हुसैन मोहम्मद अरशद के समय यहाँ पे क्या चल रहा था, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी। तो यहाँ पे खालिदा जब बनती हैं प्राइम मिनिस्टर तो इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम को फिर से रिस्टोर किया, अब्दुल रहमान बिस्वास को प्रेसिडेंट बनाया गया, ये चल रहा था। फिर 1994 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें जो है इनडिफाइंड बॉयकॉट किया गया अपोजिशन के द्वारा। ऑब्वियसली शेख हसीना की जो आवामी लीग है वो इसे लीड कर रही थी और उन्होंने वॉकआउट करे, अपोजिशन ने डिमांड करी कि गवर्नमेंट रिजाइन करे, तो यहाँ पे एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की बात करी। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था बांग्लादेश में 1990 से चला 2010 के आसपास तक, 2018 तक, इसमें ये था 2018 या 2010 मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। बेसिकली इसमें क्या है कि केयर टेकर गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती थी जिसमें सत्ता का हस्तांतरण हो सके। मान लीजिए दो पार्टियां लड़ रही हैं, बीएनपी और दूसरी तरफ आवामी लीग है। अब जब मान लो बीएनपी की सरकार चल रही है, अब जब चुनाव होंगे और चुनावों के नतीजों के बीच में मान लीजिए 3 महीने का गैप है, तो यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, बीएनपी की सरकार चली जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट संभालेगी, और उसके बाद अगर इलेक्शन में आवामी लीग जीत गई तो उसको सत्ता का हस्तांतरण ये केयर टेकर गवर्नमेंट ही करेगी, अगर वापस बीएनपी जीत गई तो उसके वापस सत्ता दे दी जाएगी। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था इनके यहाँ पे, ये उस समय बनाया गया था। और फिर बायकॉट किया गया इस दौरान खालिदा की गवर्नमेंट का। फरवरी 1996 में इलेक्शन हुए। इन इलेक्शंस में पहले फरवरी में जो इलेक्शन हुए थे उसमें खालिद जिया जीत गई थी, उन्होंने उनको वापस प्रधानमंत्री बनना था ऐसी बात थी, लेकिन कहा गया कि इलेक्शन रिग्ड हैं, इनमें धांधली हुई है और खालिद जिया को इस इलेक्शन के अंदर से बड़े प्रोटेस्ट की वजह से कैंसिल आउट करना पड़ा, और उसके बाद नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू दोबारा इलेक्शन कराए गए, न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई गई, और न्यूट्रल गवर्नमेंट के जो मेंबर थे, जो उस समय जो ऑब्वियसली केयर टेकर गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस संभालते हैं, तो चीफ जस्टिस मोहम्मद हबीब रहमान जो है उनको चीफ एडवाइजर बनाया गया। और जून 1996 के इलेक्शन हुए, आवामी लीग उसमें जीत जाती है। बेसिकली 4 महीने पहले कौन जीती थी, खालिद जिया की बीएनपी पार्टी, और 4 महीने बाद जो इलेक्शन हुए, वापस इलेक्शन जब कराए गए 1996 में, तो आवामी लीग जीत जाती है। और आवामी लीग जीतने का मतलब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती है पहली बार, जो कि मुजीबुर रहमान की बेटी थी। 1996 में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। फिर उसके बाद इनके साथ और पार्टी की भी अभी थी, जैसे जतिया पार्टी, जतिया समाज नैतिक पार्टी, और जतिया पार्टी जो है उन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया 1997 में। जतिया पार्टी किसकी पार्टी थी, हुसैन की पार्टी, जो डिक्टेटर था हुसैन की पार्टी। मैंने आपको बताया था अरशद ने अपनी पार्टी बनाई थी जतिया पार्टी, तो जतिया पार्टी का समर्थन था, लेकिन जतिया ने वापस अपना सिलेक्शन वो सपोर्ट वापस ले लिया। फिर बीएनपी ने पार्लियामेंट्री को ज्वाइन किया, लेकिन गवर्नमेंट को अक्यूज किया हैरेसमेंट के लिए, वॉकआउट्स किए गए। 1999 में भी यही सब चीजें चली। फिर 2001 के इलेक्शन हुए, केयर टेकर गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन को संभाला कुछ समय के लिए, मतलब सरकार को संभाला। फिर खालिद जिया और शेख हसीना के बीच में ये तय हुआ था कि जो भी रिजल्ट आएगा उसमें उसकी हम रेस्पेक्ट करेंगे, जो भी जीतेगा उसको हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, और गवर्नमेंट के अंदर सब चीजें चलेंगी। फिर 4 पार्टी अलायंस जो है बीएनपी के द्वारा जो लेड की गई थी, उसको 2/3 मेजोरिटी मिली, खालिद जिया फिर से जीत गई। खालिद जिया का सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है। ओब्वियसली जीती तो वो तीसरी बार थी, एक वो 4 महीने का जो इलेक्शन हुआ था जिसमें वो रिग्ड किया गया था उसमें भी जीती थी, लेकिन बनी दूसरी बारी थी प्रधानमंत्री, तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी, दूसरी बार टर्म चालू हुआ। लेकिन शेख हसीना ने इसको कंडेम किया। पहले तो वादा किया था कि जो भी रिजल्ट आएंगे उसके सब सम्मान करेंगे, लेकिन शेख हसीना ने यहाँ पे उस वादे को भूल के वह बॉयकॉट किया पार्लियामेंट का, और आवामी लीग जो है वो 2002 से में यहाँ पे वॉकआउट करी। फिर 2003 में वापस आई, और ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। फिर 2005 में चीजें बदली,
क्या चीजें बदली, क्या एक इवेंट आता है कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुए, इस्लामिक ग्रुप जो जेएमबी वगैरह है उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह को टारगेट किया, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने क्रैकडाउन वगैरह हुए, जिसकी वजह से अवामी लीग जो है वो पार्लियामेंट में 2006 में वापस आती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करती है, और ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और ये कहा जाता है कि बीएनबी उनके खिलाफ जो है प्लॉटिंग कर रही है, टारगेट कर रही है उनको, करप्शन कर रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पे कही गई। फिर उसके बाद 2007 में 22 जनवरी 1907 में इलेक्शंस हुए बांग्लादेश में। यहाँ पे दूसरी केयर टेकर गवर्नमेंट ने संभाला। ऑब्वियसली केयर टेकर गवर्नमेंट का तो कॉन्सेप्ट 1991 से चल ही रहा था। यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, वायलेंस हुई, 40 लोग तकरीबन मारे गए। यहाँ पे अवामी लीग और बीएमबी पार्टी को यहाँ पे अक्यूज किया गया। यहाँ पे कई बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने पहले तो मोहम्मद अरशद को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, लेकिन बाद में उसका जो ये क्या बोलते हैं नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो उसके बाद उसको कैंसिल आउट हो गया। स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज की गई प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सब चीज़ें उस समय पॉलिटिकल क्राइसिस वगैरह चल रही थे। 2007 की बात है। उसके बाद जो मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जिसको मिलिट्री सपोर्ट कर रही थी और देख रही थी कि ये सब चीज़ें चल रही है, और बीएनबी और ये अवामी लीग जिसको खालिद जिया और शेख हसीना लीडर हैं, ये खुद करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और मिलिट्री फिगर्स ने कईयों को तो जेलों में डाल दिया, इनके लीडर्स को, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू की। फिर उसके बाद वायलेंस हुई क्योंकि इनके कई सपोर्टर्स थे। ढाका यूनिवर्सिटीज में बड़े प्रोटेस्ट हुए और आर्मी ने कई जगहों पे कैंपस वगैरह को कब्जा कर लिया और ये सब चीज़ें चली। तो ये टेंशन चल रही थी उस समय 2007 में जब केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही थी उस समय। फिर उसके बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शंस में 2009 में शेख हसीना जीत जाती हैं और उसके बाद शेख हसीना की ही गवर्नमेंट चल रही है 2024 तक। 3 बार लगातार जीती है। एक बार पहले जीती थी, 3 बार ये अब जीत गई, तो 4 बार शेख हसीना जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की। दूसरी गवर्नमेंट बनी 2009 में। बीडीआर म्यूटिनी भी हुई थी उस समय, उसको मैनेज किया गया। मतलब एक मिलिट्री के एक तबके ने इनके खिलाफ म्यूटिनी कर दी थी, उसको मैनेज किया गया। फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया 1971 के वॉर क्रिमिनल्स को टारगेट करने के लिए, जो इनको रजाकार कहा जाता है। वो लोग जो कि 1971 के वॉर में बांग्लादेश को नहीं बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों को टारगेट करने के लिए, उन लोगों को सजा देने के लिए वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हुई। उस समय रिश्ते इंडिया के साथ बेहतर भी हुए शेख हसीना के साथ, जो जब ये एडमिनिस्ट्रेशन बना 2009 से, उसके बाद से। और बांग्लादेश ने तरक्की भी करी कुछ मामलों में। अगर आप बात करें, बांग्लादेश ने ग्रो करा, जीडीपी ग्रोथ अच्छी हुई इनकी, ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को रीअफर्म किया कि इस्लामिक रिपब्लिक नहीं, एक सेकुलर कंट्री के तौर पे ही देखा जाएगा देश को। और इसके लिए कई जगहों पे प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए। कई लोग जो प्रो इस्लामिक लॉज थे या इस्लाम के का बड़े हिमायती थे, उनको लगता था कि सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए। फिर टेंशन हुई बीएनबी और इस्लाम अवामी लीग के बीच में कंटिन्यू चल रही थी। 15 अमेंडमेंट हुआ 2018 में हुआ है शायद उस समय, कि यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन हटा दिया गया कि अब मान लो अवामी लीग है, वो जब इलेक्शन करवाएगी तो उस समय अवामी लीग ही रहेगी जब तक दूसरी सरकार नहीं बन जाती। और इस चीज़ में क्या होता है कि जैसे मान लो बीएनपी जीती और अवामी लीग ने सत्ता हस्तांतरण करना मना कर दिया कि हम तो पावर ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डिस्प्यूट हो सकते हैं। और अगर बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट हो तो इलेक्शन के दरमियान केयर टेकर गवर्नमेंट ही जो है वो देश को संभालेगी और बाद में जो पार्टी जीतेगी उसके हाथ में दे दिया। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ जगह पे। यहाँ पे इन्होंने ये 15 अमेंडमेंट की तरह ये अबोलिश कर दिया। भारत में केयर टेकर गवर्नमेंट जैसा कुछ नहीं होता। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वही गवर्नमेंट जो है वो कार्यवाहक गवर्नमेंट की तरह काम करती है, जो कि पहले गवर्नमेंट थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। लेकिन भारत में कभी भी सत्ता के हस्तांतरण को लेकर कोई बड़ा कभी भी इशू हुआ नहीं। ये सब चीज़ें यहाँ पे बांग्लादेश में हुई, इसीलिए यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम आया। जमात इस्लामी पार्टी को बैन किया गया इलेक्शन से 2013 में, जिसकी वजह से स्ट्रीट वायलेंस वगैरह बढ़ गई। ये एक थोड़ी क्या बोलते हैं रेडिकल पार्टी है, इस्लामी पार्टी है बांग्लादेश की, तो यहाँ पे इसकी वजह से इसको बैन किया गया था। पॉलिटिकल इश्यूज थे, अलग अलग एजेंडा थे। 2014 के इलेक्शंस जो हुए उसमें बीएनपी ने इसको बॉयकॉट किया क्योंकि ये कहा गया कि ये रिग्ड इलेक्शन है। हसीना ने तीसरी बार चुनाव जीत लिया था। यहाँ पे फिर एक्सट्रीम वायलेंस भी हुई 2015-16 में। मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ एक आईसिल का जुलाई 2016 में। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। मिलिटेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन वगैरह भी चीज़ें हुई, जो इनके पॉलिटिकल विरोधी थे उनको टारगेट किया गया। शेख हसीना ने ये जो बीएमपी पार्टी की से खालिदा
थी उनको भी जेल में डाल दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी। जो एक समय पे किसी समय एक दूसरे को सपोर्ट किया था, वो अब एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो चुके हैं। 2018 के जनरल इलेक्शंस में फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई आवामी लीग की, लेकिन इस इलेक्शन को भी रिग कहा गया कि इसमें काफी धांधली हुई है, फ्रॉड हुआ है, ये सब चीजें चली गई। और फिर यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का जो है द विक्ट्री अलाउ गवर्नमेंट टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक पद्मा ब्रिज और ढाका मेट्रो रेल, ये सब चीजें हुई। मतलब यहाँ पे ये सब चीजें भी चल रही थी, डेवलपमेंट वर्क भी चल रही थी। फिर उसके बाद 2024 की जनवरी महीने में इलेक्शन हुए थे अभी जनवरी में, और उसमें भी शेख हसीना जीत गई थी, लेकिन अब इस टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाई। क्यों, क्या हुआ? अब इस टर्म की अगर बात करें तो जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के एक, अब बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए पहले आप, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। इस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए? प्रोटेस्ट शुरू हुए कि बांग्लादेश में रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का है कि 44% सीटें तो जो है वो मेरिट की बेस पे तय है, लेकिन 56% यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन, जिसमें भी 30% कोटा जो है वो फ्रीडम फाइटर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए। बेसिकली ये है कि 1971 की लड़ाई में जिन लोगों ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, उनके बच्चों और उनके पोतों को या पोतियों को बेसिकली क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा सभी पॉलिटिकल पदों में, सभी जुडिशरी, सभी तरीके के पदों में। मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब है उनमें सब में इनको ये 30% कोटा दिया जाएगा। 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का है, 10% वुमेन का है, 5% माइनॉरिटी का, 1% जो है फिजिकली चैलेंज का। तो देश की युवा में कई जगहों पे ये यहाँ पे देखने को मिला कि इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ चुका है बांग्लादेश में कि यहाँ पे लोगों ने विरोध कर दिया इस 30% कोटे का। मेनली इन्होंने कहा कि ये फ्रीडम फाइटर्स का जो कोटा है इसको समाप्त किया जाना चाहिए, कि किन्हीं के दादा या परदादा या किसी के पिताजी लड़े थे 1971 की लड़ाई में, उसका फायदा जो है उनके बच्चों को मिलने का कोई तर्क नहीं बनता। ये मानना है जो अपोजिशन के लोग हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं। तो ये 2018 में एक गवर्नमेंट का आया था फैसला, उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है ये 30% जो है वो ए और बी पोस्ट में नहीं देंगे, जैसे ए ग्रेड और बी ग्रेड पोस्ट है उनमें नहीं देंगे, बाकी पोस्ट में देंगे। ठीक है, तो ये मामला उस समय तो संभल गया था। लेकिन अभी 2024 में जून महीने में एक बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने जो है ये कर दिया कि 30% जो कोटा है गवर्नमेंट जॉब्स में वो रहेगा। तो हाई कोर्ट ने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने तो अब इसको कहा है कि इसको फिर से हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, 30% की जगह 5 या 7% कर देना। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कही, लेकिन उससे पहले प्रोटेस्ट हो गए, बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हो गए देश भर में। पहले ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के नॉर्मल प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन फिर सरकार ने इनका दमन करने की कोशिश करी। शेख हसीना की सरकार ने मिलिट्री और पैरामिलिट्री और पुलिस का सहारा लिया, जिसकी वजह से बड़े स्तर पे हिंसा हुई। हिंसा इतनी बड़ी ज्यादा बढ़ गई कि ये प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए और प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया 5 अगस्त को। जब प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया तो उसके बाद शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा और वो भारत भाग के आ गई, भारत में आ गई। अब वो शरणार्थी की तरह भारत में रह रही है एक तरीके से, क्योंकि उनको जान का खतरा है अपने देश में। और देश में अब क्या हो रखा है 2024 में कि इनको तो देश से निकाल दिया। जो एक फ्रीडम फाइटर की बेटी थी, जो देश के पहले आप कह सकते हैं फाउंडिंग फादर थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे, इनकी स्टेच्यू तक को टारगेट किया है लोगों ने, टारगेट किया है अपने विरोध को जताने के लिए। इनको देखिए जूतों की मालाएं तक पहना रखी हैं। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, जो देश के फ्रीडम फाइटर थे, 1971 की लड़ाई के लीडर थे और देश को आज़ाद कराया। अब उनकी स्थिति ऐसी है, शेख हसीना जो उनकी बेटी है उनको देश से भागना पड़ा। तो पावर और ये सब चीज़ें जो है ये बदलती रहती हैं। इवन शेख मुजीबुर रहमान को भी तो असैसिनेट ही किया गया था। ये सब चीज़ें देश में चल रही हैं और अब स्थिति ये है कि बाद में जब ये भाग के भारत आ गई शेख हसीना, तो जो आर्मी चीफ थे बांग्लादेश के वकार उल जमान, उन्होंने मीटिंग करी रिप्रेजेंटेटिव्स के, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जतिया पार्टी और बाकी सब पार्टियों के साथ बैठ के कहा और देश के लोगों को आश्वस्त किया कि अब एक अंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी पहले तो, और अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के बाद हम फिर से फेयर इलेक्शन कराएंगे देश की स्थिति को नॉर्मल करने के बाद। और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो है उनको अंतरिम गवर्नमेंट का मुखिया बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया, जिनको काफ़ी सपोर्ट था स्टूडेंट्स का, तो इसलिए इनको बनाया गया ताकि देश में हिंसा वगैरह जो है रुक सके। अभी भी वायलेंस वगैरह चल रही है देश भर में, बांग्लादेश में, और माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें आपके सामने खबरें आ रही होंगी। तो ये नोबेल पीस पुरस्कार विजेता जो है मोहम्मद यूनुस,
ये जो है अभी एक तरीके से कार्यवाहक सरकार के मुखिया हैं, और अब जो है वो नई सरकार बनेगी, वो देखने वाली बात होगी किसकी सरकार बनती है, बीएमबी की बनती है, अवामी लीग की बनती है, या कोलिशन की बनती है, शेख हसीना का क्या होगा, वो सब चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि ये जो बांग्लादेश है इसका इतिहास क्या रहा है 1971 से, और 1971 से पहले 1947 से इसका इतिहास क्या रहा है जब ये ईस्ट पाकिस्तान था। आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने चीज़ों को ब्रीफली देखा है, कई चीज़ों को, क्योंकि हर एक चीज़ डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते कि वीडियो में, वरना तो एक सीरीज बन जाएगी बांग्लादेश के ऊपर। आपको एक ओवरव्यू जानना था, वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कहीं पे एक चीज़ देखिएगा, ये मैप जो है, इस वाले मैप को आप सही मानिएगा, ये पूरा भारत आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश। कहीं अगर मैप में कोई त्रुटि दिखी पहले, क्योंकि मैप्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इधर उधर कोई त्रुटि मिल जाती है, तो उसको आप ज़्यादा उस पर गौर मत कीजिएगा, उसे इग्नोर कीजिएगा। हम सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए इन मैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही मैप जो है वो एकदम स्केल्ड मैप जो है वो एग्जैक्टली कई बार नहीं मिलता है। ओके, सो वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्राइस में ये कोर्सेज आपको मिलते हैं, जिनमें वीडियोज़ की PDF, नोट्स, उनसे रिलेटेड टेस्ट वगैरह मिलते हैं। आप अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। साथ ही चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन या इसके इंस्टाग्राम के माध्यम से। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।